हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर बैठे हैं कि हमारा दिमाग एक फिक्स मशीन है, जो बन गया वही है। बचपन में जो डर बैठ गया वही रहेगा, जो आत्मविश्वास नहीं आया अब नहीं आएगा। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके किस्मत बदलो, 60 डेज टू रिवायर योर ब्रेन बाय डॉक्टर जो डिस्पेंसर। ये किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जिसमें वह अपनी ही बनी हुई मानसिक आदतों का कैदी बन जाता है और फिर उसे किस्मत का नाम दे देता है। जो गलत आदतें हैं वे हमारी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन यह किताब सीधे मुंह पर एक तमाचा मारती है। यह कहती है तुम्हारा दिमाग पत्थर नहीं है, मिट्टी है, और मिट्टी अगर गीली है तो उसे नया आकार दिया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इतना आसान है तो सब लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल लेते? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि बदलने की बात सुनना आसान है, लेकिन यह मानना कि अब तक जो मैं सोचता रहा वही मेरी दुर्दशा की वजह है, यह स्वीकार करना बहुत दर्दनाक है। जो डिस्पेंजा एक लाइन लिखते हैं, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब क्या है? जितनी बार आप कोई विचार दोहराते हैं उतनी ही बार आपके दिमाग में वही न्यूरॉन्स आपस में मजबूत कनेक्शन बनाते जाते हैं। यानी अगर आप रोज सोचते हैं कि मैं कुछ खास नहीं हूं, तो आपका दिमाग उस सोच को सच्चाई की तरह सेट कर देता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जिंदगी की मौजूदा हालत आपके दिमाग की रोज की रिहर्सल का परिणाम है। आप रोज अपने डर को रिहर्स करते हैं, आप रोज अपने गुस्से को रिहर्स करते हैं, आप रोज अपने टालने की आदत को रिहर्स करते हैं, और फिर कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। किताब की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह न्यूरोप्लास्टिसिटी को सिर्फ वैज्ञानिक शब्दों में नहीं समझाती, बल्कि उसे एक हथियार की तरह पेश करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है आपका दिमाग अनुभवों के हिसाब से खुद को बदल सकता है। नई आदतें, नए विचार, नई भावनाएं सब मिलकर आपके ब्रेन की वायरिंग बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक मानसिक खतरा है। अगर आप जानबूझकर नई वायरिंग नहीं बनाएंगे तो पुरानी अपने आप मजबूत होती जाएगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो भी आप कुछ कर रहे हैं। आप अपनी असफलता को मजबूत कर रहे हैं, आप अपनी औसत जिंदगी को स्थायी बना रहे हैं, और यह सुनना असहज करता है। डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा शरीर भी दिमाग की तरह आदतों का गुलाम बन जाता है। आप बार बार किसी भावना को महसूस करते हैं, जैसे गुस्सा, चिंता, हीन भावना, तो आपका शरीर उस केमिकल मिक्सचर का आदी हो जाता है। फिर भले ही बाहर कोई समस्या न हो, शरीर खुद दिमाग को संकेत देता है कुछ गड़बड़ है, और आप बिना वजह बेचैन हो जाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने बिना वजह चिंता महसूस की है? कोई असली खतरा नहीं था, फिर भी दिल तेज धड़क रहा था। यह किस्मत नहीं थी, यह आपके न्यूरल सर्किट्स का खेल था। यह किताब 7 दिनों का एक ढांचा देती है, लेकिन ध्यान रहे, यह जादू नहीं है, यह अनुशासन है। पहले दिन आपको सिर्फ जागरूक होना है, अपने विचारों को पकड़ना है। कौन सी लाइन आप दिन में सबसे ज्यादा दोहराते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लकी नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके दिमाग के नक्शे हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप अपनी समस्या नहीं है, आप अपनी दोहराई हुई सोच हैं। दूसरे दिन किताब कहती है कि आपको अपने शरीर को शांत करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक शरीर स्ट्रेस मोड में है दिमाग नई वायरिंग नहीं बना पाएगा। ध्यान, धीमी सांस और कल्पना ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, ये न्यूरोलॉजिकल टूल्स हैं। जब आप शांत अवस्था में भविष्य की नई तस्वीर की कल्पना करते हैं तो दिमाग उसे रियल अनुभव की तरह लेने लगता है। यहाँ एक गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि पहले बाहर की दुनिया बदलेगी, फिर मैं अच्छा महसूस करूंगा। किताब कहती है पहले भीतर की केमिस्ट्री बदलो, बाहर अपने आप बदलेगा। अगर आपने यह उल्टा रखा तो जिंदगी भर इंतजार करते रहेंगे। आपने भी यही किया है ना? सोचा है बस प्रमोशन मिल जाए फिर मैं खुश रहूंगा, बस पैसे आ जाए फिर आत्मविश्वास आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ समय की खुशी, फिर वही खालीपन, क्योंकि दिमाग की वायरिंग वही रही। तीसरे और चौथे दिन का फोकस है पुराने सेल्फ को पहचानना और उससे अलग होना। यह सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि हमारा अहंकार हमारी आदतों से जुड़ा होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं गुस्से वाला इंसान नहीं रहना चाहता, तो अंदर से आवाज आती है, लेकिन यही तो मैं हूं। यही असली जंग है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी पहचान है। डिस्पेंजा लिखते हैं, टू चेंज इज टू बी ग्रेटर देन योर एनवायरमेंट, योर बॉडी एंड टाइम। यानी बदलने का मतलब है अपने माहौल,
अपने शरीर और अपने अतीत से बड़ा बनना। यह खतरनाक लाइन है, क्योंकि इसका मतलब है कि बहाने खत्म। अगर आप कहते हैं कि मेरे घर का माहौल ऐसा है, मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ, मेरी उम्र निकल गई, तो आप खुद को छोटा घोषित कर रहे हैं। यह सुनना आसान नहीं है। 5वें दिन से किताब आपको सिखाती है कि नए विचारों को सिर्फ सोचो मत, उन्हें महसूस करो, क्योंकि सिर्फ विचार न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन विचार प्लस भावना उन्हें स्थायी बनाते हैं। अगर आप सिर्फ बोलते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, लेकिन अंदर से डर महसूस करते हैं, तो शरीर किस पर भरोसा करेगा? डर पर। यही असली समस्या शुरू होती है। आपको अपने भविष्य की भावना आज महसूस करनी होगी, जैसे वह सच में हो चुका है। दिमाग को भ्रमित करना होगा, क्योंकि दिमाग अनुभव और गहरी कल्पना में फर्क नहीं करता अगर भावना सच्ची हो। लेकिन यहाँ एक मानसिक खतरा है। अगर आपने आधे मन से किया, तो पुरानी आदतें वापस आ जाएंगी, क्योंकि वे सालों से अभ्यास में हैं। नया पैटर्न 7 दिन में शुरू हो सकता है, लेकिन टिकेगा तभी जब आप उसे रोज दोहराएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आप 7 दिन लगातार अपने विचारों पर निगरानी रख सकते हैं, बिना बहाने के, बिना यह कहे कि आज मूड नहीं है? ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। वे पहले 2 दिन उत्साहित रहते हैं, तीसरे दिन पुराना गुस्सा आता है, चौथे दिन पुरानी टाल मटोल, और वे सोचते हैं देखा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन असल में वही क्षण था जब दिमाग नई वायरिंग बनाने की कोशिश कर रहा था। दर्द आया क्योंकि पुरानी पहचान टूट रही थी। अगर आप उस दर्द से भाग गए, तो समझ लीजिए आपने अपनी किस्मत को फिर से पुरानी जेल में बंद कर दिया। यह किताब आपको उम्मीद देती है, लेकिन झूठी तसल्ली नहीं देती। ये कहती है बदलाव संभव है, पर आसान नहीं। आपको अपने दिमाग का चौकीदार बनना होगा, हर विचार को पकड़ना होगा, हर भावना को देखना होगा, और हर दिन खुद से पूछना होगा, क्या मैं आज वही पुराना इंसान जी रहा हूं या नया? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। और अगर आपने यह सवाल पूछना बंद कर दिया, तो एक सच्चाई आपको सुननी ही पड़ेगी। शायद आपकी किस्मत कभी खराब थी ही नहीं, शायद आप ही उसे रोज पुराना बना रहे थे। लेकिन अगर यह सच है, तो आगे का कदम और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि फिर जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी हो जाती है। यार, पिछली बात यहीं अटकी थी कि अगर किस्मत सच में खराब नहीं है और असली खेल दिमाग की वायरिंग का है, तो जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी हो जाती है। और सच बताऊं, यहीं से डर शुरू होता है, क्योंकि जब तक हम किस्मत, परिवार, सिस्टम या टाइम को दोष देते हैं, तब तक हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही यह मान लिया कि दिमाग बदल सकता है, तो बहाने खत्म। जॉर्ज डिस्पेंजा बार एक बात पर जोर देते हैं, योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी, यानी आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी बनाती है। अब इसे सीधा समझिए, अगर आपकी पहचान एक ऐसे इंसान की है जो हमेशा डरता है, टालता है, खुद पर शक करता है, तो आपकी दुनिया वैसी ही दिखेगी। मौके भी आएंगे तो आप उन्हें खतरे की तरह देखेंगे और फिर कहेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि अगर रियलिटी बदलनी है, तो पर्सनैलिटी बदलनी पड़ेगी। और पर्सनैलिटी कोई कपड़ा नहीं है जो आज बदला, कल नया पहन लिया। यह सालों की दोहराई हुई सोच और भावना का सेट है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मान लिया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करूं? यही किताब गहराई में जाती है। वह कहती है कि पहला असली काम है अपने पुराने स्व को ऑब्जर्व करना, बिना जजमेंट के। जैसे आप खुद को बाहर से देख रहे हो। आप कब चिड़चिड़े होते हैं, कब फोन उठाकर बेवजह स्क्रॉल करने लगते हैं, कब अपने सपनों को टाल देते हैं। यह सिर्फ आदत नहीं, यह न्यूरल प्रोग्राम है। और अगर आपने इसे पकड़ा नहीं, तो यह आपको हर दिन चलाता रहेगा। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कहा है, मैं ऐसा ही हूं, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं सुबह नहीं उठ पाता। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये सेल्फ हिप्नोसिस है। आप खुद को बार बार बता रहे हैं कि यही आपकी सीमा है, और दिमाग कहता है ठीक है, यही सच है। यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व करना आसान लगता है, लेकिन जब आप सच में खुद को पकड़ते हैं, तो शर्म आती है। आप देखते हैं कि आप वही बातें दोहरा रहे हैं जिनसे आपको खुद नफरत है, वही एक्सक्यूजेस, वही डर। और उस पल 2 रास्ते होते हैं, या तो आप कहें चलो छोड़ो, या फिर आप कहें बस अब बहुत हुआ। डिस्पेंजा कहते हैं कि अवेयरनेस ही पहला ब्रेक है। जब आप किसी पुराने पैटर्न को बीच में पकड़ लेते हैं, तो उस क्षण आप अपने एनवायरनमेंट, बॉडी और टाइम से थोड़ा ऊपर उठते हैं। यह छोटा सा गैप ही बदलाव की शुरुआत है। लेकिन ध्यान रहे, अवेयरनेस बिना एक्शन के बेकार है। अब बात आती है शरीर की। यह हिस्सा थोड़ा अनकंफर्टेबल है,
क्योंकि किताब साफ कहती है कि आपका शरीर आपके दिमाग से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। सालों से जो भावना आपने दोहराई है, शरीर उसका एडिक्ट बन चुका। जैसे अगर आप सालों से तनाव में रहे हैं तो शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन के उस रश का आदी हो गया है। फिर जब आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो बेचैनी होने लगती है। आपने भी यह महसूस किया है ना? ध्यान करने बैठे और 2 मिनट में मन भाग गया। शरीर कह रहा है कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ वरी करो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। यहाँ एक मानसिक खतरा है। अगर आपने इस बेचैनी को गलत समझ लिया और सोचा कि ध्यान मेरे बस की बात नहीं, तो आप फिर पुरानी वायरिंग को जीतने देंगे। असल में वह बेचैनी संकेत है कि पुराना प्रोग्राम टूट रहा है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपका दिमाग बदलाव से डरता है, क्योंकि बदलाव का मतलब है पहचान का मरना, और पहचान मरना नहीं चाहती। डिस्पेंजा एक और गहरी बात कहते हैं, When you react the same way to the same problems, you are signaling your genes to stay the same. यानी जब आप हर समस्या पर वही पुरानी प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपने जीन्स को भी वही रहने का आदेश दे रहे हैं। सोचिए, यह कितना गहरा है। आपका व्यवहार सिर्फ मानसिक नहीं, जैविक असर भी डालता है। अब अगर आप हर बार क्रिटिसिज्म सुनकर टूट जाते हैं, तो आप अपने शरीर को भी उसी पैटर्न में रखते हैं। लेकिन अगर एक बार आप रुककर अलग प्रतिक्रिया देते हैं, शांत रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आप अपने दिमाग और शरीर दोनों को नया सिग्नल देते हैं। यहीं से असली रिवायरिंग शुरू होती है। लेकिन सच बताऊं, यह हीरोइक मोमेंट फिल्मों जैसा नहीं होता। यह छोटा सा डिसीजन होता है। जैसे किसी ने कुछ कहा और आप नॉर्मली भड़क जाते, लेकिन इस बार आप चुप रहे। अंदर तूफान है, लेकिन बाहर शांति। वह 1 मिनट आपकी पूरी किस्मत से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। आप सोच रहे होंगे, इतना छोटा चेंज क्या फर्क डालेगा? यही गलत धारणा है। दिमाग रेपिटेशन से बदलता है, इंटेंसिटी से नहीं। रोज छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइसेस ही नई आइडेंटिटी बनाते हैं। लेकिन यहाँ ट्रैप है। आप 2-3 दिन कॉन्शियस रहेंगे, फिर थक जाएंगे, क्योंकि पुराना सेल्फ कंफर्टेबल है। वह कहेगा, यार इतना ओवरथिंकिंग क्यों? जैसे चल रहा है चलने दो। अगर आपने उस आवाज को सच मान लिया, तो समझ लीजिए आपने अपने ही हाथों से नया भविष्य रोक दिया। डिस्पेंजा कहते हैं कि इमेजिनेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल रिहर्सल है। जब आप अपने भविष्य के वर्जन की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं, वह कैसा सोचता है, कैसा चलता है, कैसे बोलता है, और उसे भावना के साथ महसूस करते हैं, तो दिमाग उसी हिसाब से सर्किट्स बनाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, क्लैरिटी। अगर आपका फ्यूचर वर्जन धुंधला है, तो वायरिंग भी कमजोर होगी। आप कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सक्सेस आपके लिए दिखता कैसा है? आप सुबह कैसे उठेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, किस तरह की डिसिप्लिन होगी? अगर यह क्लियर नहीं है, तो दिमाग को ब्लूप्रिंट नहीं मिलेगा। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपने आइडियल सेल्फ की डिटेल्ड रिहर्सल की है, या बस वेग विश की है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि डिटेल्ड रिहर्सल मेहनत मांगती है। आपको अपने कंफर्टेबल सेल्फ से अलग होना पड़ता है। आपको खुद को नए तरीके से इमेजिन करना पड़ता है, और वह ऑकवर्ड लगता है, जैसे आप एक्टिंग कर रहे हों। लेकिन यही एक्टिंग धीरे धीरे आइडेंटिटी बनती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपका अगला कदम है। किताब कहती है कि जब थॉट और इमोशन अलाइन हो जाते हैं, तब स्टेट ऑफ बीइंग बदलती है, और जब स्टेट बदलती है, तो डिसीजंस बदलते हैं, और डिसीजंस बदलते हैं, तो डेस्टिनी बदलती है। लेकिन अगर थॉट कुछ और है और इमोशन कुछ और, तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अब सोचिए, आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर डर की लहर है। कौन जीतेगा? हमेशा इमोशन जीतेगा। इसलिए रिवायरिंग का असली काम है पहले शरीर को कन्विंस करना। और यही असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि शरीर को कन्विंस करने के लिए आपको रोज उसी भविष्य की भावना में बैठना होगा, भले बाहर कुछ भी न बदला हो। और अगर आप यह करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो एक सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप चेंज चाहते तो हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कंफर्ट चाहते हैं। और यही तय करेगा कि आपकी कहानी आगे बढ़ेगी या यहीं अटक जाएगी। अब अगर आप यहां तक आ चुके हैं, तो एक बात साफ है, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, भीतर कुछ हिल भी रहा है। लेकिन यहीं एक खतरनाक मोड़ आता है, क्योंकि जितनी समझ बढ़ती है, उतना अहंकार भी क्वाइटली कहता है मुझे समझ आ गया। और सच बताऊं, समझ आ जाना और बदल जाना दोनों अलग चीजें हैं। जो डिस्पेंजा एक जगह लिखते हैं, नॉलेज इज फॉर द माइंड बट एक्सपीरियंस इज फॉर द बॉडी। यानी ज्ञान दिमाग को मिलता है, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब शरीर उसे अनुभव करता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है सिर्फ पढ़ना, सुनना, नोट्स बनाना काफी नहीं है।
जब तक आपका शरीर नई भावना को सच की तरह महसूस नहीं करता, तब तक पुरानी वायरिंग कायम रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे, तो शरीर को कैसे कन्विंस करें? यहीं से असली अभ्यास शुरू होता है। किताब कहती है कि हमें अपनी इमोशनल एडिक्शन को पहचानना होगा। हाँ, एडिक्शन, यह शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम सिर्फ सब्सटेंसेस के नहीं, भावनाओं के भी आदी हो जाते हैं। कुछ लोग दुख के आदी होते हैं, कुछ लोग गुस्से के, कुछ लोग विक्टिम बनने के। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब सब ठीक होता है, तब भी आप कुछ न कुछ चिंता ढूंढ लेते हैं? जैसे दिमाग खाली जगह बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि शरीर उस फेमिलियर स्ट्रेस केमिकल का आदी है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है आप अपनी समस्या से प्यार करते हो, क्योंकि समस्या आपको पहचान देती है। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरी जिंदगी आसान नहीं है। ये नैरेटिव्स आपको स्पेशल फील कराते हैं, और दिमाग उस आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश करता है। डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर आप अपने पास्ट इमोशंस को बार बार जीते हैं, तो आप अपने भविष्य को भी अतीत जैसा बना रहे हैं, क्योंकि शरीर अतीत की केमिस्ट्री में फंसा रहता है, और जब शरीर अतीत में है, तो आप प्रेजेंट में रह ही नहीं सकते। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कितनी बार आपने पुरानी गलती याद करके खुद को दोषी महसूस किया है? वह घटना खत्म हो चुकी थी, लेकिन आपका शरीर आज भी वैसी ही प्रतिक्रिया दे रहा था। दिल धड़क रहा था, चेहरा उतर गया था। मतलब आपका नर्वस सिस्टम अभी भी अतीत को सच मान रहा था। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब है आप खुद अपने अतीत को रोज जिंदा कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही। किताब का तीसरा बड़ा सिद्धांत है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि इसका मतलब है जो आप अभी हैं, उसे तोड़ना पड़ेगा। और कोई भी इंसान अपनी पहचान आसानी से नहीं छोड़ता, भले वह पहचान दुखद क्यों न हो। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी पहचान क्यों तोड़ूं? क्योंकि अगर आपकी वर्तमान पहचान ने वह जिंदगी बनाई है जिससे आप खुश नहीं हैं, तो वही आइडेंटिटी आपको नए लेवल पर नहीं ले जा सकती। यह सीधी बात है, लेकिन चुभती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप वही सोचते रहेंगे, वही महसूस करते रहेंगे, वही रिएक्ट करते रहेंगे, तो अगला साल पिछले साल की कॉपी होगा। बस तारीख बदलेगी, कहानी नहीं। डिस्पेंजा दिमाग के दो हिस्सों की बात करते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस बॉडी माइंड। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% है, बाकी 95% सबकॉन्शियस प्रोग्राम से चलता है। यानी आप दिन भर जो ऑटोमेटिक रिएक्शंस देते हैं, वह कॉन्शियस डिसीजन नहीं होते, वह पुराने प्रोग्राम्स हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आप सच में कंट्रोल में हैं या बस प्रोग्राम्ड हैं? यह लाइन आपको झकझोरेगी, क्योंकि अगर 95% बिहेवियर ऑटोमेटिक है, तो आप खुद को जितना कॉन्शियस समझते हैं उतना है नहीं। और अगर आप इन प्रोग्राम्स को नहीं तोड़ेंगे, तो वे आपको ही चलाते रहेंगे। यहीं से प्रैक्टिकल स्टेप आता है। किताब कहती है जब भी कोई पुरानी भावना उठे, उसे तुरंत लेबल करो। जैसे यह गुस्सा है, ये इनसिक्योरिटी है, ये कंपैरिजन है। जैसे ही आप लेबल करते हैं, आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, और ऑब्जर्वर बनना ही पहला फ्रीडम है। लेकिन यहाँ ट्रैप है। आप 2-3 बार ऑब्जर्व करेंगे, फिर पुरानी आदत आपको खींच ले जाएगी, और आप सोचेंगे मैं चेंज के लायक नहीं हूं। रुकिए, यही मोमेंट असली टेस्ट है। डिस्पेंजा कहते हैं where you place your attention is where you place your energy। यानी जहां आप ध्यान देते हैं, वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। अगर आप बार बार अपनी कमी पर ध्यान देंगे, तो वही मजबूत होगी। अगर आप अपने नए वर्जन पर ध्यान देंगे, तो वही ग्रो करेगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ अटेंशन से सब बदल जाएगा? नहीं, लेकिन अटेंशन के बिना कुछ भी नहीं बदलेगा। किताब में विजुअलाइजेशन का गहरा अभ्यास है, लेकिन यह शैलो इमेजिनेशन नहीं है, यह डिटेल्ड रिहर्सल है। आपको अपने फ्यूचर सेल्फ की इमोशनल स्टेट को अभी जनरेट करना है, जैसे ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस, अबंडेंस। और यह प्रिटेंड नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग है। लेकिन सच बताऊं, शुरुआत में फेक लगेगा। अंदर से आवाज आएगी, किस बात का ग्रैटिट्यूड, कुछ बदला ही नहीं। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वे बाहर के प्रूफ का इंतजार करते हैं। किताब कहती है पहले भीतर प्रूफ बनाओ। दिमाग और शरीर को नया केमिकल स्टेट दो, फिर एनवायरनमेंट रिस्पॉन्ड करेगा। यह उल्टा लॉजिक है, और यही इसे पावरफुल बनाता है। आपने भी यही किया है ना? सोचा जब रिजल्ट आएगा तब कॉन्फिडेंट बनूंगा। लेकिन किताब कहती है पहले कॉन्फिडेंट बनो, फिर रिजल्ट आएगा। अगर आपने सीक्वेंस उल्टा रखा, तो आप हमेशा इंतजार में रहेंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी डेली पैटर्न है। अब एक असहज सच्चाई, जब आप नया बनने की कोशिश करेंगे, तो आपका एनवायरनमेंट रेजिस्ट करेगा। लोग कहेंगे तू बदल गया है, इतना सीरियस क्यों हो गया?
रिलैक्स कर। असल में वे आपको पुराने वर्जन में कंफर्टेबल देखते हैं, नया वर्जन उन्हें भी अनकंफर्टेबल करता है। अगर आप इस प्रेशर में आ गए तो समझ लीजिए पुराना सेल्फ जीत गया। डिस्पेंजा कहते हैं कि असली मास्टरी तब है जब आप बाहरी परिस्थितियों से इंडिपेंडेंट होकर नई इमोशनल स्टेट बनाए रखें। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने चुने हुए स्टेट में टिके रहें। यह आसान नहीं है, लेकिन यही डेस्टिनी शिफ्ट होती है। और अगर आप यह सुनकर सोच रहे हैं इतना कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, तो एक बात सुनिए, कंट्रोल नहीं, कमिटमेंट चाहिए, रोज थोड़ा थोड़ा। अब सवाल यह है कि आप सच में अपने पुराने सेल्फ को मरने देंगे? क्योंकि जब आइडेंटिटी टूटती है तो दर्द होता है, कंफ्यूजन होता है, अकेलापन भी आता है, और यहीं से असली जंग शुरू होती है। क्योंकि अगर आपने इस दर्द को ग्रोथ समझ लिया तो आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने इसे फेलियर समझ लिया तो आप फिर उसी जगह लौट जाएंगे जहां से चले थे, और शायद इस बार और भी गहरे। अब यहाँ एक अजीब सा फेज शुरू होता है। आप समझ चुके हैं कि दिमाग बदल सकता है, आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। 2-3 बार आपने अपनी पुरानी रिएक्शन को रोका भी है, लेकिन अंदर एक बेचैनी है, जैसे कुछ छिन रहा हो। और सच बताऊं, वही छिन रहा है आपका पुराना सेल्फ, डॉ, जो डिस्पेंजा कहते हैं चेंज रिक्वायर्स अनलर्निंग, यानी बदलाव का मतलब सिर्फ नया सीखना नहीं, बल्कि पुराना भूलना है। और यह हिस्सा सबसे दर्दनाक है, क्योंकि पुरानी आदतें सिर्फ हैबिट्स नहीं होती, वे इमोशनल कंफर्ट होती हैं, भले वह कंफर्ट टॉक्सिक क्यों ना हो। आप सोच रहे होंगे, अगर पुराना मुझे नुकसान दे रहा था तो छोड़ना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वह परिचित है। दिमाग अनफेमिलियर से डरता है, चाहे वह बेहतर ही क्यों ना हो। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपका दिमाग खुशी से ज्यादा सर्टेनिटी चाहता है, और सर्टेनिटी उसे पुराने पैटर्न में मिलती है। किताब में इस फेज को द वॉइड जैसा डिस्क्राइब किया गया है, एक ऐसा खालीपन जहां पुराना सेल्फ ढीला पड़ रहा है, लेकिन नया सेल्फ अभी पूरी तरह बना नहीं है। यह सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इस खालीपन में क्लैरिटी कम और कंफ्यूजन ज्यादा होती है। आप सोचते हैं मैं पहले जैसा भी नहीं रहा और नया भी नहीं बना, और उसी अनसर्टेनिटी में पुरानी आदत वापस पकड़ लेती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार नया रूटीन शुरू किया और बीच में छोड़ दिया? जिम, मेडिटेशन, पढ़ाई, डिसिप्लिन, शुरुआत में जोश, फिर 1-2 दिन स्किप, फिर गिल्ट, फिर कंप्लीट स्टॉप। आपने सोचा मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, लेकिन सच यह है कि आप वॉइड से डर गए। डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन या डीप रिहर्सल में जाते हैं तो आपको अपने पुराने इमोशंस सरफेस होते दिखेंगे। गिल्ट, शेम, फियर वे ऊपर आएंगे, और यह फेलियर का साइन नहीं है, यह डिटॉक्स का साइन है। लेकिन यहाँ एक मानसिक खतरा है। अगर आपने इन इमोशंस को देखकर कहा मैं तो और खराब हो गया, तो आप प्रोसेस छोड़ देंगे, जबकि असल में आप हीलिंग के करीब थे। यह लाइन आपको झकझोरेगी। दर्द हमेशा रिग्रेशन नहीं होता, कई बार वह रिलीज होता है। किताब का एक और पावरफुल सिद्धांत है, एलिवेटेड इमोशंस क्रिएट एलिवेटेड आउटकम्स। यानी जब आप ग्रैटिट्यूड, लव, इंस्पिरेशन जैसी ऊंची भावनाओं में रहते हैं तो आपका ब्रेन और बॉडी अलग तरह के सिग्नल्स भेजते हैं। आपका हार्ट रिदम कोहेरेंट होता है, नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड होता है, और इसी स्टेट में नए न्यूरल कनेक्शंस सबसे तेज बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ पॉजिटिव फील करने से सब बदल जाएगा? नहीं, लेकिन एलिवेटेड इमोशन वह फ्यूल है जो नए आइडेंटिटी को स्टेबलाइज करता है। समस्या यह है कि हम एलिवेटेड इमोशंस को रिवॉर्ड की तरह देखते हैं, जैसे जब कुछ अच्छा होगा तब ग्रैटिट्यूड महसूस करूंगा। किताब कहती है पहले ग्रैटिट्यूड महसूस करो, भले बाहर कुछ न बदला हो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सिग्नल देता है कि इवेंट हो चुका है। यह उल्टा लगता है, और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। आपने भी यही किया है ना? पहले प्रूफ, फिर विश्वास। लेकिन यह प्रोसेस उल्टा है, पहले विश्वास, फिर प्रूफ। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपका रोज का पैटर्न है। डिस्पेंजा बार बार एक कॉन्सेप्ट पर लौटते हैं, बीइंग ग्रेटर देन योर एनवायरनमेंट, यानी जब बाहर केओस हो तब भी अंदर चोजन स्टेट में टिके रहना। लेकिन यह थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल में इसका मतलब है जब कोई आपको प्रोवोक करे तब भी आप रिएक्ट न करें, जब रिजल्ट डिले हो तब भी आप डाउट में न गिरें। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपका एनवायरनमेंट आपकी कमिटमेंट की परीक्षा लेगा। जैसे ही आप नया बनने की कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपको पुराने सेल्फ में खींचेगा। शायद कोई इंसल्ट, शायद फाइनेंशियल प्रेशर, शायद लोनलीनेस, और वही मोमेंट डिसाइड करेगा कि रिवायरिंग सच में हो रही है या नहीं। डिस्पेंजा कहते हैं द मोमेंट यू डिसाइड टू चेंज, योर ब्रेन क्रिएट्स न्यू पॉसिबिलिटीज।
लेकिन पॉसिबिलिटीज को रियलिटी में बदलने के लिए रेपिटेशन चाहिए। एक दिन की क्लैरिटी काफी नहीं, 7 दिन की प्रैक्टिस भी सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल है रेपिटेशन कैसे टिके। किताब कहती है कि आपको क्लियर इंटेंशन और एलिवेटेड इमोशन को साथ लाना होगा। इंटेंशन ब्लूप्रिंट है, इमोशन एनर्जी है। अगर ब्लूप्रिंट है लेकिन एनर्जी नहीं तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अगर एनर्जी है लेकिन ब्लूप्रिंट नहीं तो दिशा नहीं होगी। ईमानदारी से बताइए, क्या आपका इंटेंशन क्लियर है या बस वेग डिजायर है कि कुछ अच्छा हो जाए। यहाँ एक और गलत धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन उन्हें आगे ले जाएगा, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी है, आइडेंटिटी परमानेंट है। अगर आपने खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में डिफाइन नहीं किया तो मोटिवेशन खत्म होते ही पुराना पैटर्न वापस आ जाएगा। ये लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। अगर आप चेंज को हॉबी की तरह ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट भी हॉबी जैसा ही मिलेगा। अब यह फेज ट्रिकी है, क्योंकि आपको रोज उसी फ्यूचर सेल्फ में बैठना है, भले बाहर प्रूफ न हो। और जब प्रूफ नहीं होता तो डाउट आता है, और डाउट आते ही इमोशन गिरता है, और इमोशन गिरते ही ब्रेन पुरानी वायरिंग एक्टिवेट करता है। यही असली जंग है। आप सोच रहे होंगे तो क्या डाउट आना गलत है? नहीं, लेकिन डाउट में टिके रहना खतरनाक है। किताब सिखाती है कि जैसे ही डाउट आए उसे ऑब्जर्व करो, उसे सच मत मानो। वह पुराना प्रोग्राम है जो सर्वाइवल चाहता है, एक्सपेंशन नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, आप सर्वाइवल चाहते हैं या एक्सपेंशन? सर्वाइवल सेफ है, एक्सपेंशन अनकंफर्टेबल है। सर्वाइवल में रिस्क कम है, ग्रोथ भी कम है। एक्सपेंशन में रिस्क ज्यादा है, लेकिन डेस्टिनी भी वही बदलती है। और यहीं से एक असहज सच्चाई सामने आती है। अगर आप हर बार कंफर्ट चुनते रहेंगे तो आपका ब्रेन उसी कंफर्ट की जेल को परमानेंट बना देगा। और फिर चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी वीडियो देख लें, आपकी आइडेंटिटी वही रहेगी। लेकिन अगर आप इस वॉइड, इस अनसर्टेनिटी, इस टेम्पररी दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शायद पहली बार आपका भविष्य सच में अतीत से अलग दिखे। सवाल बस इतना है, जब अगली बार एनवायरनमेंट आपको टेस्ट करेगा तब आप कौन सा सेल्फ चुनेंगे? अब तक बात साफ हो चुकी है, दिमाग बदल सकता है, शरीर को साथ लेना पड़ेगा, पुराना सेल्फ टूटेगा, बीच में एक खालीपन आएगा। लेकिन अब एक और गहरी परत खुलती है, और सच बताऊं, यही वह जगह है जहां खेल असली हो जाता है। जो डिस्पेंजा कहते हैं, इफ यू वांट अ न्यू आउटकम यू विल हैव टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग द ओल्ड यू। ये लाइन हमने पहले भी छुई थी, लेकिन अब इसे भीतर तक समझिए। इसका मतलब सिर्फ नई आदत डालना नहीं है, इसका मतलब है अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को चैलेंज करना, क्योंकि वही थॉट्स आपकी इमोशनल स्टेट तय करते हैं, और वही स्टेट आपके एक्शंस तय करती है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो कॉन्शियसली बदलना चाहता हूं, फिर भी बार बार पीछे क्यों खींच जाता हूं? क्योंकि सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स ज्यादा ताकतवर हैं, और वे सिर्फ लॉजिक से नहीं टूटते, रेपिटेशन से टूटते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपका दिमाग आपकी इच्छा से ज्यादा आपकी आदतों पर चलता है। आप सुबह डिसाइड करते हैं कि आज प्रोडक्टिव रहूंगा, 2 घंटे बाद फोन उठा लेते हैं, फिर गिल्ट आता है, फिर खुद को कोसते हैं, फिर कहते हैं मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। यह सिर्फ बिहेवियर नहीं, यह पूरा लूप है। थॉट, इमोशन, एक्शन, आइडेंटिटी, रीइंफोर्समेंट। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। किताब में एक कॉन्सेप्ट आता है, स्टेट ऑफ बीइंग। आप रोज किस स्टेट में रहते हैं? स्ट्रेस, कंपैरिजन, फ्रस्ट्रेशन या क्लैरिटी, ग्रैटिट्यूड, फोकस? क्योंकि आपकी स्टेट ही आपकी डिसीजंस की क्वालिटी तय करती है, और डिसीजंस की क्वालिटी ही आपकी डेस्टिनी बनाती है। यहाँ एक मानसिक खतरा है। अगर आप अपनी स्टेट को एनवायरनमेंट के हवाले कर देंगे तो आपका भविष्य भी एनवायरनमेंट के हवाले होगा। कोई कुछ बोले आप अपसेट, रिजल्ट ना आए आप डिप्रेस्ड, सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस दिखे आप इनसिक्योर। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपनी स्टेट खुद चुनते हैं या रिएक्ट करते हैं? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि रिएक्शन नेचुरल है, लेकिन किताब कहती है रिएक्शन ऑटोमेटिक है, नेचुरल नहीं। नेचुरल वह है जिसे आप कॉन्शियसली चूज करें। डिस्पेंजा लिखते हैं, व्हेन यू चेंज योर एनर्जी यू चेंज योर लाइफ। एनर्जी से उनका मतलब मिस्टिकल चीज नहीं है, वह आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अगर आप बार बार लो इमोशंस में रहते हैं तो आपका बॉडी उसी केमिस्ट्री में फंस जाता है, और वही केमिस्ट्री आपको उसी तरह के थॉट्स अट्रैक्ट करवाती है। अब सोचिए, अगर आप रोज फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं तो दिमाग किस तरह के थॉट्स देगा? और अगर थॉट्स वैसे होंगे तो एक्शंस कैसे होंगे? और एक्शंस वैसे होंगे तो रिजल्ट्स कैसे होंगे? यह सुनना अनकंफर्टेबल है। कई बार आप सिचुएशन के कारण फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, आप फ्रस्ट्रेटेड होने की आदत के कारण सिचुएशन को उसी लेंस से देखते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी परसेप्शन है। किताब में 7 दिन का फ्रेमवर्क सिर्फ शुरुआत है। असली मकसद है आपको अपने ब्रेन का प्रोग्रामर बनाना।
हर दिन मेडिटेशन के दौरान आप अपने फ्यूचर सेल्फ की क्लियर पिक्चर बनाते हैं, लेकिन पिक्चर ही काफी नहीं, आपको उस सेल्फ की इमोशनल सिग्नेचर भी पकड़नी है। मान लीजिए आपका फ्यूचर सेल्फ कॉन्फिडेंट है, तो कॉन्फिडेंस कैसा फील होता है? सीधा चलना, स्टेडी वॉइस, काम ब्रीदिंग। अगर आप मेडिटेशन में इसे महसूस नहीं कर पा रहे तो आप सिर्फ शब्द दोहरा रहे हैं, और यह लाइन आपको चुभ सकती है। एफर्मेशंस बिना इमोशन के सिर्फ शोर हैं। आपने भी यह किया है ना? मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से हॉलो फील हुआ, क्योंकि शरीर कन्विंस्ड नहीं था। डिस्पेंजा कहते हैं कि जब थॉट और इमोशन अलाइन हो जाते हैं तब ब्रेन कोहेरेंट स्टेट में आता है। हार्ट और ब्रेन सिंक होते हैं, और इसी सिंक में न्यू न्यूरल पाथवेज फास्टेस्ट बनते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। जैसे ही आप प्रोग्रेस महसूस करेंगे, ईगो क्वाइटली बोलेगा अब तो हो गया, और आप प्रैक्टिस कम कर देंगे, और धीरे धीरे पुरानी वायरिंग वापस स्ट्रांग हो जाएगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है। एक्साइटमेंट चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, लेकिन रिवायरिंग एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से होती है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप बोरिंग कंसिस्टेंसी के लिए तैयार हैं? अब एक और असहज सच्चाई, जब आप नया सेल्फ बिल्ड कर रहे होते हैं तो कई बार बाहर इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता। आप काम हैं, फोकस्ड हैं, लेकिन पैसे अभी भी नहीं आए, लोग अभी भी वही हैं। तब अंदर डाउट उठता है, क्या मैं बेवकूफ बन रहा हूं? ये वही मोमेंट है जहां डेस्टिनी डिसाइड होती है। डिस्पेंजा कहते हैं, द क्वांटम फील्ड रिस्पॉन्ड्स नॉट टू व्हाट वी वांट, इट रिस्पॉन्ड्स टू हु वी आर बीइंग। इसका सीधा मतलब है यूनिवर्स आपकी विशेष नहीं, आपकी स्टेट को मिरा करता है। अगर आप अंदर से अभी भी लैक में हैं, तो बाहर अबंडेंस नहीं टिकेगा। यह डेंजरस लाइन है, क्योंकि इसका मतलब है अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो शायद स्टेट अभी पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुई। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही ग्रोथ है, खुद को विक्टिम नहीं, क्रिएटर मानना। अब सवाल उठता है, अगर मैं बार बार गिर रहा हूं तो? किताब कहती है गिरना फेलियर नहीं, फीडबैक है। हर बार जब आप पुरानी रिएक्शन में फिसलते हैं तो बाद में ऑब्जर्व करें, गिल्ट में मत डूबिए। गिल्ट भी पुरानी इमोशनल एडिक्शन है। आपने भी नोटिस किया होगा, कभी गलती के बाद गिल्ट में डूबना अजीब सा फैमिलियर फील देता है, जैसे हाँ मैं ऐसा ही हूं, और आइडेंटिटी फिर रीइंफोर्स हो जाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी सबकॉन्शियस कंफर्ट है। रिवायरिंग का असली संकेत यह नहीं कि आप कभी नहीं गिरते, असली संकेत यह है कि आप जल्दी रिकवर करते हैं, आप जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, आप जल्दी नई स्टेट में लौट आते हैं, और धीरे धीरे छोटे छोटे मोमेंट्स में आप नोटिस करेंगे रिएक्शन टाइम कम हो गया है। गुस्सा आया, लेकिन उतना लंबा नहीं चला। डाउट आया, लेकिन आपने पकड़ा। ये छोटी जीत है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आप इवॉल्व करेंगे, टेस्ट सतल होते जाएंगे। पहले छोटे ट्रिगर्स थे, अब बड़े चैलेंजेस आएंगे, और वही देखेंगे कि आपकी न्यू आइडेंटिटी कितनी स्टेबल है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अगर आप सच में इस रास्ते पर हैं, तो आपको एक फैसला करना होगा। क्या आप अपने फ्यूचर सेल्फ को डेली प्रैक्टिस से नरिश करेंगे या अकेजनल मोटिवेशन से? क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन को डेली रिचुअल नहीं बनाया तो ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए पुरानी वायरिंग एक्टिवेट कर देगा, और फिर आप कहेंगे शायद यह सब मेरे लिए नहीं था। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि अगर आपने खुद को यह कहानी सुना दी कि मैं बदल नहीं सकता, तो आपका दिमाग उसे भी वायरिंग बना देगा, और तब सिर्फ किस्मत नहीं, आपकी बिलीफ सिस्टम आपकी जेल बन जाएगी। सवाल यह है, क्या आप उस बिलीफ को आज तोड़ेंगे या उसे भी अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेंगे? अब तक आप समझ चुके हैं कि दिमाग बदल सकता है, शरीर को साथ लाना पड़ेगा, इमोशन अलाइन करना होगा, कंसिस्टेंसी बोरिंग होगी। लेकिन अब एक और परत खुलती है, और यह थोड़ी असहज है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ हैबिट्स की नहीं, आपकी सेल्फ इमेज की है। जॉर्ज डिस्पेंजा साफ लिखते हैं, यू कैंट क्रिएट अ न्यू फ्यूचर व्हाइल होल्डिंग ऑन टू द इमोशंस ऑफ द पास्ट। यानी अगर आप अतीत की भावनाओं को पकड़े रहेंगे तो भविष्य अलग नहीं बन सकता। यह लाइन सीधी है, लेकिन खतरनाक है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अतीत को जस्टिफाई करके जीते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं, और यह नैरेटिव हमें सेफ फील कराता है। लेकिन सच बताऊं, वही नैरेटिव आपकी जेल है। अब आप सोच रहे होंगे, अतीत को भूलना क्या इतना आसान है? किताब कहती है भूलना नहीं, उससे डिटैच होना सीखना है। जब तक आप उस मेमोरी को इमोशनल चार्ज के साथ पकड़ कर रखेंगे, तब तक आपका नर्वस सिस्टम उसी केमिस्ट्री में रहेगा। ईमानदारी से बताइए, क्या कोई पुरानी घटना है जिसे याद करते ही आज भी दिल की धड़कन बदल जाती है? अगर हाँ, तो समझिए आपका शरीर अभी भी उस घटना को प्रेजेंट मान रहा है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी वायरिंग है।
डिस्पेंजा कहते हैं कि मेमोरी दो हिस्सों की होती है, इवेंट और इमोशन। इवेंट बीत चुका होता है, लेकिन इमोशन रिपीट होती रहती है, और जब इमोशन रिपीट होती है तो आप वही पास्ट फिर से जी रहे होते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे कहते हैं मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन रोज अपने दर्द को रिहर्स करते हैं, जैसे कोई फिल्म बार बार चला रहे हों, और हर बार नर्वस सिस्टम वही सिग्नल भेजता है, खतरा, डर, दुख। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद अपने दर्द को जिंदा रखे हुए हैं। अब यहाँ किताब एक प्रैक्टिकल अभ्यास देती है। जब भी आप मेडिटेशन में बैठें तो पहले अपने पुराने सेल्फ को विजुअलाइज करें। वह कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसी बॉडी लैंग्वेज है, उसे साफ देखिए। फिर कॉन्शियसली कहिए यह मैं था, लेकिन अब मैं इसे छोड़ रहा हूं। यह डेक्लरेशन सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रेन को नया इंस्ट्रक्शन है। लेकिन यहाँ ट्रैप है, आप बोलेंगे लेकिन अंदर डाउट होगा, और डाउट आते ही इमोशन गिर जाएगा, और इमोशन गिरते ही पुरानी वायरिंग एक्टिवेट हो जाएगी। तो क्या करें? डिस्पेंजा कहते हैं रेपिटेशन से नया सिग्नल मजबूत होता है। पहली बार वीक लगेगा, दूसरी बार ऑकवर्ड लगेगा, तीसरी बार थोड़ा रियल लगेगा, धीरे धीरे बॉडी कन्विंस होगी। लेकिन यह लाइन आपको चुभेगी। अगर आपने प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी तो ब्रेन इसे टेम्पररी एक्सपेरिमेंट मानकर डिस्कार्ड कर देगा। अब एक और गहरी बात, किताब बताती है कि जब आप एलिवेटेड इमोशंस जैसे ग्रैटिट्यूड, फ्रीडम, इंस्पिरेशन में जाते हैं तो आपका हार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो ब्रेन को कोहेरेंट सिग्नल्स भेजता है। यह साइंस है, इमेजिनेशन नहीं। और इसी कोहेरेंस में क्रिएटिव स्टेट एक्टिवेट होती है। आप सोच रहे होंगे तो क्या मैं सिर्फ फील करके रियलिटी बदल सकता हूं? नहीं, लेकिन फीलिंग वह इंटरनल एनवायरनमेंट बनाती है जिसमें राइट एक्शंस नेचुरली निकलते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो डिसीजंस अलग होते हैं, जब इनसिक्योर फील करते हैं तो डिसीजंस अलग। तो असली काम डिसीजन नहीं, स्टेट की है। अगर स्टेट क्लियर और काम हो तो एक्शन अपने आप आता है। अगर स्टेट कंफ्यूज्ड और फियरफुल हो तो प्रोक्रास्टिनेशन नेचुरल लगेगा। किताब यहाँ एक पावरफुल शिफ्ट कराती है, फ्रॉम थिंकिंग टू बीइंग। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, आपको पॉजिटिव होना है, और ये होना डेली रिहर्सल से आता है। लेकिन सच बताऊं, यह आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप नया स्टेट पकड़ते हैं, एनवायरनमेंट आपको टेस्ट करेगा। कोई पुराना ट्रिगर सामने आएगा, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको इंस्टेंटली पुराने पैटर्न में खींच ले। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं देखा, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन असल में वही टेस्ट था, वही मोमेंट था जहां ब्रेन नई वायरिंग बना रहा था। डिस्पेंजा कहते हैं द फैमिलियर पास्ट विल ऑलवेज ट्राई टू रिक्रिएट इटसेल्फ। यानी आपका दिमाग कंफर्ट जोन को बचाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा इतना एफर्ट क्यों, जैसे चल रहा है चलने दो। और अगर आपने उस आवाज को सच मान लिया तो रिवायरिंग रुक जाएगी। ईमानदारी से बताइए, क्या आप चेंज को सीरियसली ले रहे हैं या बस कॉन्सेप्ट की तरह एंजॉय कर रहे हैं? यह लाइन अनकंफर्टेबल है, क्योंकि नॉलेज कंज्यूम करना आसान है, प्रैक्टिस करना मुश्किल। अब एक और सटल डेंजर, जब आप थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं तो ईगो क्वाइटली क्रेडिट ले लेता है। मैं तो ऑलरेडी बेहतर हूं, और प्रैक्टिस ढीली पड़ जाती है। लेकिन ब्रेन को डेली रिमाइंडर चाहिए कि नया सेल्फ प्रायोरिटी है। किताब कहती है जब तक नया स्टेट नेचुरल न लगे तब तक प्रैक्टिस जारी रखो। जैसे एक्टर रोल रिहर्स करता है जब तक वह कैरेक्टर नेचुरल न लगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जो नया स्टेट आप रिहर्सल में क्रिएट करते थे वह रियल लाइफ में स्पॉन्टेनियस आने लगा है। यही संकेत है कि वायरिंग बदल रही है। गुस्सा आया लेकिन तुरंत डिसॉल्व हो गया, डाउट आया लेकिन आपने पकड़ लिया, फियर आया लेकिन आपने ब्रेथ से स्टेबलाइज कर लिया। ये छोटी जीत है लेकिन असली है। फिर भी खतरा खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आप इवॉल्व करते हैं चैलेंजेस भी इवॉल्व होते हैं। और अगर आप कंप्लेसेंट हो गए तो ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए पुराने सर्किट्स फिर एक्टिवेट कर देगा। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, चेंज एक इवेंट नहीं, लाइफस्टाइल है। अब सवाल यह है, क्या आप डेली अपने फ्यूचर सेल्फ को रिहर्स करेंगे, चाहे मूड हो या न हो, या मूड के भरोसे रहेंगे? क्योंकि अगर आपने मूड को ड्राइवर बना दिया तो डेस्टिनी फिर ऑटोमेटिक मोड पर चली जाएगी, और तब आप फिर कहेंगे शायद किस्मत ही ऐसी है। लेकिन अगर आप इस स्टेज पर टिक गए, अगर आपने अतीत की इमोशनल पकड़ ढीली कर दी, अगर आपने नया स्टेट जेन्युइनली महसूस करना सीख लिया, तो धीरे धीरे एक नई क्लैरिटी आएगी, और उस क्लैरिटी के साथ एक नई जिम्मेदारी भी। क्योंकि तब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि मुझे पता नहीं था। तब आपको पता होगा कि दिमाग कैसे बदलता है, और अगर फिर भी आप पुराना चूज करते हैं तो वह अज्ञानता नहीं, चुनाव होगा। और यही चुनाव आपकी अगली कहानी लिखेगा।
सवाल बस इतना है, अगली बार जब अतीत आपको खींचेगा तो क्या आप सच में उसे जाने देंगे? अब तक आप यह मान चुके हैं कि दिमाग बदल सकता है, शरीर को नई भावना सिखाई जा सकती है, अतीत को छोड़ा जा सकता है। लेकिन अब एक और गहरी सच्चाई सामने आती है और यह थोड़ी असहज है, क्योंकि अब बात सिर्फ आपके दिमाग की नहीं, आपकी आइडेंटिटी कोलैप्स की है। डॉ. जो डिस्पेंजा लिखते हैं, द हार्डेस्ट पार्ट अबाउट चेंज इज नॉट मेकिंग द सेम चॉइसेस यू मेड द डे बिफोर। सीधी बात है, बदलाव का असली संघर्ष किसी बड़ी घटना में नहीं होता, वह रोज के छोटे डिसीजंस में होता है। वही छोटी छोटी चॉइसेस आपकी आइडेंटिटी को या तो स्टेबलाइज करती हैं या तोड़ देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो ऑलरेडी अवेयर हूं, फिर भी स्लिप क्यों हो जाता हूं? क्योंकि अवेयरनेस मोमेंटरी होती है, आइडेंटिटी परसिस्टेंट होती है। आपका पुराना सेल्फ वर्षों से रिपीट हुआ है, नया सेल्फ अभी ट्रेनी है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, अभी आपका पुराना सेल्फ ज्यादा ट्रेंड है और ट्रेनिंग बिना रेपिटेशन के नहीं बदलती। किताब में एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन है, जब आप नया बनने की कोशिश करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम अनफेमिलियर को खतरे की तरह ट्रीट करता है, भले वह नया स्टेट पॉजिटिव ही क्यों न हो। कॉन्फिडेंस अनफेमिलियर है तो शरीर उसे भी एंजाइटी की तरह इंटरप्रेट कर सकता है। आपने भी महसूस किया होगा, कभी आपने नया बोल्ड स्टेप लिया और अचानक हार्ट रेट बढ़ गया। आपने सोचा शायद मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन असल में आपका नर्वस सिस्टम सिर्फ अनफेमिलियर को प्रोसेस कर रहा था। यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, वे उस सेंसेशन को वार्निंग समझ लेते हैं, जबकि वह ग्रोथ का सिग्नल था। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। कितनी बार आपने अपॉर्चुनिटी सामने देखकर खुद को रोका है, अंदर से आवाज आई छोड़ो, रिस्क मत लो, और आपने मान लिया। फिर बाद में रिग्रेट हुआ और आपने कहा मेरी किस्मत ही ऐसी है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपका ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। डिस्पेंजा कहते हैं, योर बॉडी हैज बिकम योर माइंड। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि इसका मतलब है आपका शरीर इतना ट्रेंड हो चुका है कि वह बिना कॉन्शियस थॉट के भी वही पैटर्न्स दोहराता है। आप रिएक्ट करते हैं, फिर जस्टिफाई करते हैं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने पहले रिएक्ट किया, फिर बाद में रीजन बनाया? यही प्रूफ है कि बॉडी माइंड डोमिनेट कर रहा है। अब यहाँ किताब एक शार्प शिफ्ट देती है। आपको अपने फ्यूचर सेल्फ को सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना है, उसे एम्बॉडी करना है। एम्बॉडी का मतलब है उसकी तरह चलना, उसकी तरह बोलना, उसकी तरह रिस्पॉन्ड करना अभी से। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल डेंजर है। जैसे ही आप नए तरीके से बिहेव करेंगे, अंदर ऑकवर्डनेस आएगी, लगेगा जैसे आप फेक कर रहे हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऑथेंटिसिटी चाहिए। लेकिन किताब कहती है, ऑथेंटिसिटी भी प्रैक्टिस से बनती है। जो आज फेक लगता है, वही कल नेचुरल होगा। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आपका पुराना सेल्फ भी कभी प्रैक्टिस से ही नेचुरल बना था। आप सोच रहे होंगे, तो क्या मुझे एक्टिंग करनी है? हाँ, शुरू में, क्योंकि ब्रेन रिहर्सल से ही वायरिंग बनाता है। एक्टर जब रोल में बार बार जाता है तो धीरे धीरे वह कैरेक्टर उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह न्यूरोसाइंस है। डिस्पेंजा बताते हैं कि जब आप मेडिटेशन में एलिवेटेड इमोशन जनरेट करते हैं और फिर दिन भर उसी स्टेट में टिकने की कोशिश करते हैं, तो ब्रेन और बॉडी में कोहिरेंस आता है, और इसी कोहिरेंस में इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। अब ध्यान दीजिए, इंट्यूशन तब आती है जब माइंड क्लटर्ड न हो। अगर आप स्ट्रेस, कंपैरिजन, जेलसी में फंसे हैं, तो सटल गाइडेंस सुनाई नहीं देगी। यह सुनना अनकंफर्टेबल है। कई बार आप डायरेक्शन की कमी से नहीं, डिस्ट्रैक्शन की आदत से भटकते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप क्वाइट बैठ सकते हैं बिना फोन उठाए? यही असली टेस्ट है। किताब में 7 दिन का स्ट्रक्चर धीरे धीरे आपको इस स्टेज पर लाता है जहां आप एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं। लेकिन यह इंडिपेंडेंस लोनलीनेस जैसा फील हो सकता है, क्योंकि अब आप वही रिएक्शंस नहीं दे रहे जो पहले देते थे। लोग नोटिस करेंगे, कोई कहेगा तू बदल गया है, और अंदर हल्का सा डाउट उठेगा, क्या मैं सच में बदल गया हूं? ये वही मोमेंट है जहां आइडेंटिटी कोलैप्स होता है। पुराना सेल्फ कहता है वापस आ जाओ, यहां सेफ है। नया सेल्फ कहता है आगे बढ़ो, यहां ग्रोथ है, और डिसीजन आपको लेना है। डिस्पेंजा लिखते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग अबंडेंट यू विल स्टार्ट सीइंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब अपॉर्चुनिटीज पहले से थी, लेकिन आपका लेंस बदल गया। जब आप लैक में होते हैं तो स्कैर्सिटी दिखती है, जब अबंडेंस में होते हैं तो पॉसिबिलिटी दिखती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपकी परसेप्शन आपकी स्टेट से फिल्टर होती है। अगर आप खुद को लिमिटेड मानते हैं तो दुनिया भी लिमिटेड लगेगी। अगर आप खुद को क्रिएटर मानते हैं तो रास्ते दिखेंगे। लेकिन यहाँ ट्रैप है, जैसे ही पहला छोटा सक्सेस आएगा, ईगो जंप करेगा, और ईगो अगर डोमिनेंट हो गया तो लर्निंग रुक जाएगी।
और ब्रेन फिर ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। ये लाइन आपको चुभ सकती है, ग्रोथ में ह्यूमिलिटी जरूरी है। अब सवाल है, क्या आप हर दिन कॉन्शियसली चूज करेंगे कि आप कौन हैं, या मूड के हिसाब से आइडेंटिटी बदलते रहेंगे? क्योंकि अगर आइडेंटिटी स्टेबल नहीं हुई तो डेस्टिनी भी स्टेबल नहीं होगी। और यहाँ एक और असहज सच्चाई सामने आती है, जैसे आप नया सेल्फ बिल्ड करेंगे, आपको पुराने रिलेशनशिप्स, पुराने हैबिट्स, पुराने कंफर्ट जोन से दूरी बनानी पड़ेगी। और यह दूरी दर्द दे सकती है, लेकिन अगर आपने इस दर्द को गलत समझ लिया तो आप वापस उसी जगह लौट जाएंगे जहां ग्रोथ नहीं, बस फेमिलियरिटी है। और यहीं से असली जंग और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आप दिमाग बदल सकते हैं या नहीं। सवाल यह है, क्या आप उस नए इंसान के साथ जीने के लिए तैयार हैं जो आपकी पुरानी दुनिया में फिट नहीं बैठता? अब तक आप समझ चुके हैं कि दिमाग बदल सकता है, आइडेंटिटी कोलैप्स होगा, बॉडी रेजिस्टेंस देगी, एनवायरनमेंट टेस्ट करेगा। लेकिन अब एक और गहरी सच्चाई सामने आती है, और यह थोड़ी डराने वाली है, क्योंकि अब बात सिर्फ आपके भीतर की नहीं, आपके एनर्जी सिग्नेचर की है। जो डिस्पेंजा लिखते हैं, द बॉडी डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ रियल एक्सपीरियंस एंड अ विविडली इमेजिन्ड वन। यह लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया तो आपकी पूरी अप्रोच बदल जाएगी। इसका मतलब है, अगर आप रोज अपने फ्यूचर सेल्फ को इमोशन के साथ इमेजिन करते हैं तो आपका शरीर उसे सच मानकर उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या इमेजिनेशन ही रियलिटी है? नहीं, लेकिन इमेजिनेशन रियलिटी की रिहर्सल है। समस्या यह है कि हम इमेजिनेशन का इस्तेमाल फ्यूचर बनाने के लिए नहीं, डर बनाने के लिए करते हैं। आप बैठकर इमेजिन करते हैं, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर नुकसान हो गया तो, और शरीर उसी डर की केमिस्ट्री में चला जाता है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आप अपनी इमेजिनेशन से खुद को रोज कमजोर बना रहे हैं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी इवेंट से पहले वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन किया है और फिर उसी एंजाइटी के साथ गए हैं, और फिर वही ऑकवर्डनेस हुई है? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये रिहर्सल थी। डिस्पेंजा कहते हैं, अगर आप फ्यूचर को फियर के साथ रिहर्स करते हैं तो ब्रेन उसी पैटर्न के न्यूरल सर्किट्स मजबूत करता है, और फिर जब रियल मोमेंट आता है आप वही ऑटोमेटिक रिएक्शन देते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे कहते हैं, मैं नर्वस हो जाता हूं, लेकिन नर्वस होना उनका रिहर्स्ड पैटर्न है। अब किताब यहां एक शार्प शिफ्ट कराती है। वह कहती है, अगर रिहर्सल अनअवॉइडेबल है तो उसे कॉन्शियसली डिजाइन करो। अगर बॉडी इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता तो इमेजिनेशन को हथियार बनाओ। लेकिन यहाँ एक मेंटल डेंजर है। जैसे ही आप पॉजिटिव फ्यूचर इमेजिन करेंगे, अंदर से आवाज आएगी, इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ये वॉइस कौन है? पुराना सेल्फ। यह बात सुनना अनकंफर्टेबल है। कई बार आप अपने ही सपनों पर शक करते हैं, क्योंकि वे आपकी करंट आइडेंटिटी से बड़े हैं। डिस्पेंजा बताते हैं कि जब आप एलिवेटेड इमोशन जनरेट करते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड, फ्रीडम, एम्पावरमेंट, तो आपका ब्रेन गैमर वेव्स में जाता है, और यही स्टेट लर्निंग और रिवायरिंग के लिए सबसे पावरफुल है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं ग्रैटिट्यूड कैसे फील करूं जब अभी कुछ बदला ही नहीं? यही असली टेस्ट है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड रिजल्ट का रिएक्शन नहीं, क्रिएशन का सिग्नल है। जब आप बिना प्रूफ के ग्रेटफुल होते हैं तो आप ब्रेन को बताते हैं, इवेंट ऑलरेडी हैपेंड। ये उल्टा लगता है, और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है यह सेल्फ डिसेप्शन है, लेकिन किताब साफ कहती है, डिसेप्शन तब है जब आप फियर रिहर्स करते हैं और उसे रियल मान लेते हैं। कॉन्शियस रिहर्सल क्रिएशन है। ईमानदारी से बताइए, आप किस रिहर्सल में ज्यादा समय बिताते हैं, फियर या पॉसिबिलिटी? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी डेली केमिस्ट्री है। अब एक और गहरी परत। डिस्पेंजा कहते हैं, योर पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ हाउ यू थिंक, एक्ट एंड फील। अगर आपको नई रियलिटी चाहिए तो इन तीनों को सिमल्टेनियसली बदलना होगा। सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक्शन बदलने से भी नहीं, और सिर्फ इमोशन बदलने से भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सब एक साथ कैसे? धीरे धीरे लेकिन डेली। मान लीजिए आपका फ्यूचर सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, तो वह कैसे सोचता है, मैं केपेबल हूं? वह कैसे फील करता है, काम, फोकस्ड? वह कैसे एक्ट करता है, कंसिस्टेंट? अगर इन तीनों में अलाइनमेंट नहीं है तो आइडेंटिटी वीक रहेगी। यह लाइन आपको चुभेगी, इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिटी को फ्रैजाइल बनाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप सुबह मोटिवेटेड होते हैं, दोपहर में डिस्ट्रैक्टेड, रात में गिल्टी। यह फ्रैगमेंटेड स्टेट है। फ्रैगमेंटेड स्टेट से कोहेरेंट डेस्टिनी नहीं बनती। डिस्पेंजा कोहेरेंस पर बहुत जोर देते हैं। जब हार्ट और ब्रेन सिंक होते हैं तब क्रिएटिव इंटेलिजेंस एक्टिवेट होती है। लेकिन स्ट्रेस स्टेट में कोहेरेंस टूट जाता है, और स्ट्रेस स्टेट फैमिलियर है।
यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। कई बार आप स्ट्रेस इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वह आपको इंपॉर्टेंट फील कराता है। मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास बहुत प्रेशर है। यह नैरेटिव्स ईगो को फ्यूल देते हैं, लेकिन ग्रोथ को नहीं। ईमानदारी से बताइए, अगर स्ट्रेस चला जाए तो क्या आप खालीपन से डरेंगे? यही असली जंग है। किताब में 7वें दिन के आसपास फोकस आता है सरेंडर। लेकिन सरेंडर का मतलब हार नहीं है। इसका मतलब है आउटकम को फोर्स न करना। आपने इंटेंशन क्लियर कर लिया, इमोशन जनरेट कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अब क्लिंग मत करो। यहाँ एक सटल ट्रैप है। अगर आप ऑब्सेसिवली रिजल्ट चेक करेंगे कब होगा, तो आप लैक स्टेट में चले जाएंगे, और लैक स्टेट अबंडेंस को रिपेल करती है। ये बात सुनना अनकंफर्टेबल है। इम्पेशंस भी पुरानी वायरिंग। अब सवाल है, क्या आप प्रोसेस पर ट्रस्ट कर सकते हैं बिना इमीडिएट प्रूफ के? क्योंकि अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करके भी डाउट में डूब जाते हैं तो ब्रेन मिक्स्ड सिग्नल्स लेगा, और मिक्स्ड सिग्नल से वीक सर्किट्स बनते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी कमिटमेंट का टेस्ट है। और अब एक और असहज सच्चाई सामने आती है। जैसे आप कोहेरेंट स्टेट में टिकेंगे, लाइफ सटल तरीके से शिफ्ट होने लगेगी। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कोइंसिडेंसेस बढ़ेंगे, क्लैरिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने उन्हें डाउट से डिसमिस कर दिया तो आप फिर वही कहेंगे, कुछ खास नहीं हुआ। और यही असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि कई बार मिरेकल छोटे संकेतों में आता है, लेकिन आप बड़े फायरवर्क्स का इंतजार करते रहते हैं। सवाल यह है, जब अगली बार लाइफ आपको एक सटल मौका देगी तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे, या फिर अपने पुराने लेंस से देखकर उसे भी खो देंगे? अब यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि जब आप इमेजिनेशन को कॉन्शियसली इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, एलिवेटेड इमोशंस जनरेट कर लेते हैं और थोड़ा कोहेरेंस महसूस करने लगते हैं, तो एक सटल खतरा शुरू होता है। और सच बताऊं, यह खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जो डिस्पेंजा लिखते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट टू फील एम्पावर्ड यू मस्ट सस्टेन इट लॉन्ग इनफ फॉर इट टू बिकम फैमिलियर। यानी जैसे ही आप नई स्टेट पकड़ते हैं, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, अबंडेंस, आपको उसमें इतना टिकना होगा कि वह अनफैमिलियर से फैमिलियर बन जाए, वरना ब्रेन उसे टेम्पररी मानकर वापस पुराने डिफॉल्ट पर लौट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो अच्छा फील कर रहा था, फिर अचानक क्यों गिर गया? क्योंकि नया स्टेट अभी फ्राजाइल है, पुराना स्टेट सालों से प्रैक्टिस्ड है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। शुरुआत में आपका नया सेल्फ कमजोर होगा, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी मेडिटेशन के बाद आप बहुत सेंटर्ड फील करते हैं, लगता है सब क्लियर है, लेकिन 2 घंटे बाद कोई छोटी सी बात ट्रिगर कर देती है और आप फिर वही पुरानी रिएक्शन में चले जाते हैं। फिर गिल्ट आता है, फिर डाउट, शायद यह सब मेरे बस का नहीं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने प्रोग्रेस को एक स्लिप की वजह से कैंसिल कर दिया? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं, अगर मैं सच में बदल रहा होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन किताब कहती है, रिलैप्स रिवायरिंग का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कितनी जल्दी वापस आते हैं। डिस्पेंजा एक और गहरी बात कहते हैं, यू हैव टू टीच योर बॉडी इमोशनली व्हाट द फ्यूचर फील्स लाइक बिफोर इट हैपेंस। यह लाइन बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है, अगर आप फ्यूचर की फीलिंग अभी नहीं सीखते तो जब इवेंट आएगा तब भी आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। अब सोचिए, अगर अचानक आपको सक्सेस मिल जाए लेकिन अंदर अभी भी इनसिक्योरिटी हो तो क्या होगा? आप उसे सबताज कर देंगे, क्योंकि बॉडी फैमिलियर स्टेट की तरफ लौटना चाहेगी। यह सुनना अनकंफर्टेबल है। कई बार हम अपॉर्चुनिटी इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमारी आइडेंटिटी उसके लेवल की नहीं होती। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपका इंटरनल थर्मोस्टेट है। किताब थर्मोस्टेट का कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली समझाती है। जैसे कमरे का टेम्परेचर एक लेवल पर सेट होता है, वैसे ही आपकी सेल्फ वर्थ भी सेट होती है। अगर कुछ उससे ऊपर जाए तो आप खुद उसे नीचे खींच लेते हैं, अगर बहुत नीचे जाए तो आप स्ट्रगल करके वापस उसी लेवल पर आ जाते हैं। अब सवाल है, क्या मैं अपना इंटरनल थर्मोस्टेट कॉन्शियसली सेट किया है, या वह पुराने एक्सपीरियंसेस ने तय कर दिया? ईमानदारी से बताइए, आप खुद को कितना डिजर्व करने लायक मानते हैं? यही असली जंग है, क्योंकि अगर अंदर कहीं बिलीफ है कि मैं एवरेज ही हूं, तो चाहे आप कितनी भी विजुअलाइजेशन कर लें, बॉडी उस बिलीफ के खिलाफ ज्यादा देर नहीं टिकेगी। डिस्पेंजा कहते हैं, बिलीव्स आर थॉट्स दैट यू कीप थिंकिंग। मतलब बिलीफ कोई डिवाइन ट्रूथ नहीं है, वह रिपीटेड थॉट है, और रिपीटेड थॉट बदला जा सकता है। लेकिन यह लाइन आपको चुभ सकती है। अगर बिलीफ बदला जा सकता है तो उसे पकड़े रहना भी आपका चॉइस है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप कितनी बार कहते हैं, मेरी नेचर ही ऐसी है? वह नेचर नहीं, रिहर्स्ड बिलीफ है। अब किताब यहाँ एक सटल शिफ्ट देती है, ग्रैटिट्यूड को डेली रिचुअल बनाओ।
लेकिन सुपरफिशियल ग्रैटिट्यूड नहीं, डीप इमोशनल ग्रैटिट्यूड। जैसे इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूं? नहीं, आप बॉडी को नया केमिकल एनवायरनमेंट दे रहे हैं। जब आप जेन्युइनली ग्रेटफुल फील करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन प्लास्टिसिटी बढ़ती है, मतलब रिवायरिंग आसान होती है। लेकिन यहाँ एक डेंजर है। अगर ग्रैटिट्यूड मैकेनिकल हो गया, सिर्फ वर्ड्स, तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और आप कहेंगे काम नहीं कर रहा। यहीं ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वे डेप्थ में नहीं जाते, वे जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। इंपेशेंस आपकी पुरानी सर्वाइवल वायरिंग है। आपको स्लो रेपिटेशन से कंफर्ट बनाना होगा। जैसे जैसे नया स्टेट फैमिलियर होगा, बॉडी उसे सेफ मानने लगेगी और तब एक्सटर्नल चेंज सस्टेनेबल होगा। लेकिन अब एक और ट्विस्ट आता है। जैसे ही आप स्टेबल होने लगते हैं, लाइफ आपको बड़ा टेस्ट देगी। शायद फाइनेंशियल प्रेशर, शायद रिलेशनशिप चैलेंज, शायद अचानक अनसर्टेनिटी, और वही देखेगा क्या आपकी कोहेरेंस टेम्पररी थी या इंटीग्रेटेड। ईमानदारी से बताइए, अगर कल कोई बड़ा चैलेंज आ जाए तो क्या आप अपनी चोजन स्टेट में टिक पाएंगे? यही डेस्टिनी डिसाइड होती है। डिस्पेंजा कहते हैं, द वर्क इज टू मेंटेन योर एनर्जी नो मैटर व्हाट। मतलब मैस्टरी का मतलब है सिचुएशन बदलने से पहले स्टेट न बदलना। यह सुनना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम उल्टा जीते हैं। पहले सिचुएशन बदले, तब स्टेट बदले। लेकिन अगर आपने सीक्वेंस नहीं बदला तो परिणाम भी नहीं बदलेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने कितनी बार कहा, जब सब ठीक होगा तब मैं शांत रहूंगा। लेकिन किताब कहती है पहले शांत रहो, तब सब ठीक होगा। और अब एक असहज सच्चाई सामने आती है। जैसे आप न्यू थर्मोस्टेट सेट करेंगे, कुछ लोग, कुछ पैटर्न्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज खुद छूट जाएंगे और वह लॉस जैसा फील हो सकता है, लेकिन वह अलाइनमेंट का हिस्सा है। सवाल यह है, क्या आप उस लॉस को ग्रोथ समझेंगे या फिर उसे साइन मानकर वापस पुराने कंफर्ट में चले जाएंगे? क्योंकि अगर आपने कंफर्ट चुना तो ब्रेन फिर वही फेमिलियर स्टेट सेफ घोषित कर देगा, और फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आपका इंटरनल लिमिट आपको उसी लेवल पर रोक देगा। अब तक आपने एक चीज महसूस की होगी, बदलाव बाहर से कम, भीतर से ज्यादा हो रहा है। रिएक्शंस थोड़े धीमे हुए हैं, अवेयरनेस थोड़ी तेज हुई है, इमेजिनेशन थोड़ी साफ हुई है। लेकिन अब कहानी एक और गहरे स्तर पर जाती है, और सच बताऊं, यही वह जगह है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन या तो पक्का होता है या पूरी तरह टूट जाता है। जो डिस्पेंजा लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अबाउट एडिंग समथिंग न्यू, इट्स अबाउट सब्ट्रैक्टिंग व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। मतलब बदलाव का मतलब खुद पर कुछ नया चढ़ाना नहीं है, पहले वह हटाना है जो आपको छोटा रख रहा है। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि हम सब कुछ जोड़ने की आदत में जीते हैं। नई किताब, नया कोर्स, नई स्ट्रैटेजी। लेकिन किताब कहती है पहले पुरानी इमोशनल बैगेज हटाओ। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूं, फिर भी अटका क्यों हूं? क्योंकि अंदर कहीं गिल्ट, रिजेंटमेंट, कंपैरिजन या फियर अब भी होल्ड पर है, और जब तक वह एनर्जी रिलीज नहीं होगी, नया स्टेट स्टेबल नहीं होगा। ईमानदारी से बताइए, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे याद करते ही अंदर इरिटेशन उठता है? अगर हाँ, तो समझिए आपका नर्वस सिस्टम अभी भी उसी मेमोरी के साथ वायर्ड है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी एनर्जी लीक है। डिस्पेंजा कहते हैं कि फॉरगिवनेस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं, न्यूरोलॉजिकल नेसेसिटी है। जब आप किसी को या खुद को माफ करते हैं तो आप उस इमोशनल चार्ज को न्यूट्रल करते हैं जो ब्रेन को अतीत में पकड़े रखता है। लेकिन यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, कई बार आप माफ इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका ईगो दर्द को पकड़कर रखना चाहता है। वह कहता है मैं सही था, और वही सही होने की आदत आपको stuck रखती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कितनी बार आपने आर्ग्यूमेंट में जीतकर भी भीतर हार महसूस की है, क्योंकि आपने पीस खो दी थी। किताब यहाँ एक शार्प मिरर दिखाती है। अगर आप अतीत के किसी व्यक्ति या घटना को इमोशनली रिपीट कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं यह अभी भी इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन उसी पर एनर्जी खर्च करता रहेगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भीतर अनरिजॉल्व्ड लूप्स चल रहे होते हैं। डिस्पेंजा लिखते हैं, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अगर अटेंशन रिजेंटमेंट पर है तो एनर्जी भी वहीं जाएगी, और अगर एनर्जी वहीं जा रही है तो फ्यूचर की क्रिएशन में कम बचेगी। यह लाइन आपको चुभ सकती है। आपका अतीत आपकी परमिशन के बिना एक्टिव नहीं रह सकता। अब सवाल है, क्या आप उसे परमिशन दे रहे हैं? किताब का एक बड़ा हिस्सा है सरेंडर टू द अननोन। मतलब जब आप क्लियर इंटेंशन सेट कर देते हैं और एलिवेटेड इमोशन जनरेट कर लेते हैं, तो उसके बाद ओवर कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक मेंटल डेंजर है।
अगर आप हर दिन रिजल्ट मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, डाउट करेंगे तो आप लैक स्टेट में गिर जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं बिना इमीडिएट प्रूफ के? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि ट्रस्ट अनकंफर्टेबल है, कंट्रोल कंफर्टेबल है, लेकिन कंट्रोल अक्सर फियर से आता है। डिस्पेंजा कहते हैं, व्हेन यू आर ट्रूली प्रेजेंट यू आर नो लॉन्गर लिविंग फ्रॉम मेमोरी। मतलब अगर आप पूरी तरह प्रेजेंट में हैं तो पास्ट की इमोशनल चार्ज कमजोर हो जाती है, लेकिन प्रेजेंट में रहना आसान नहीं है क्योंकि माइंड फैमिलियर पास्ट और इमेजिन्ड फ्यूचर में भटकता रहता है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आप कितनी बार पूरी तरह प्रेजेंट रहते हैं, बिना फोन, बिना कंपैरिजन, बिना इंटरनल कमेंट्री? किताब यहाँ मेडिटेशन को सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, न्यूरोलॉजिकल रिसेट बताती है। जब आप गहराई से प्रेजेंट में जाते हैं तो ब्रेन वेव्स स्लो होती हैं और इसी स्टेट में सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स एक्सेसिबल होते हैं। लेकिन सच बताऊं, मेडिटेशन में बॉर्डम आएगा, रेस्टलेसनेस आएगी और माइंड कहेगा कुछ प्रोडक्टिव करो। यही टेस्ट है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आप साइलेंस से इसलिए भागते हैं क्योंकि साइलेंस में आपकी सच्चाई सुनाई देती है। किताब कहती है, जब आप रिपीटेडली एलिवेटेड इमोशन के साथ अननोन में सरेंडर करते हैं तो लाइफ सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स भेजने लगती है। कोइंसिडेंसेस बढ़ते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही आइडियाज आते हैं। लेकिन यहाँ ट्रैप है, अगर आप उन्हें कोइंसिडेंस कहकर डिसमिस कर देंगे तो ब्रेन उन्हें इरेलेवेंट मान लेगा। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सटल साइन इग्नोर किया है? यह सिर्फ कहानी नहीं, ये आपकी परसेप्शन फिल्टर है। जैसे जैसे आपका इंटरनल स्टेट बदलता है वैसे एक्सटर्नल पैटर्न्स बदलते हैं, लेकिन चेंज लिनियर नहीं होता। कई बार लीप अचानक आता है और यहीं एक असहज सच्चाई सामने आती है। अगर आपने लीप के मोमेंट पर खुद को रेडी नहीं किया तो आप डर कर पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्ट के साथ नहीं आता, वह अनसर्टेनिटी के साथ आता है। डिस्पेंजा कहते हैं, द अननोन इज वेयर ऑल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। मतलब अगर आप नोन कंफर्ट में रहेंगे तो वही नोन रिजल्ट्स मिलेंगे। अननोन में रिस्क है, लेकिन एक्सपेंशन भी वही है। अब सवाल यह है, क्या आप अननोन में कदम रख सकते हैं बिना गारंटी के? क्योंकि अगर आप गारंटी ढूंढते रहेंगे तो ब्रेन सेफ्टी चुनेगा और सेफ्टी में ग्रोथ सीमित होती है। और अब असली प्रॉब्लम शुरू होती है, जैसे आप पुराने रिजेंटमेंट छोड़ेंगे, कंट्रोल छोड़ेंगे, अननोन में ट्रस्ट करेंगे, आपका पुराना सेल्फ पैनिक करेगा। वह कहेगा यह डेंजरस है, और अगर आपने उस पैनिक को सच मान लिया तो आप फिर उसी जगह लौट जाएंगे जहां सब प्रिडिक्टेबल है लेकिन स्टैग्नेंट भी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप प्रिडिक्टेबल जीवन चाहते हैं या एक्सपैंडेड जीवन? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। अब तक आप समझ चुके हैं कि दिमाग बदल सकता है, भावनाएं ट्रेन की जा सकती हैं, अतीत छोड़ा जा सकता है, अननोन में कदम रखा जा सकता है। लेकिन अब एक ऐसी परत खुलती है जहां बहुत लोग क्वाइटली हार मान लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। जो डिस्पेंजा लिखते हैं, द पर्सनैलिटी दैट क्रिएटेड योर करंट रियलिटी इज नॉट द पर्सनैलिटी दैट विल क्रिएट योर नेक्स्ट रियलिटी। मतलब साफ है, जो वर्जन अभी तक आपकी जिंदगी चला रहा था वह अगले लेवल की जिंदगी नहीं बना सकता। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है अगर आप सच में नेक्स्ट लेवल चाहते हैं तो करंट वर्जन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और करंट वर्जन फैमिलियर है, कंफर्टेबल है, चाहे फ्लॉड ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो चेंज कर रहा हूं, फिर भी लाइफ उतनी तेजी से शिफ्ट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आइडेंटिटी शिफ्ट अंदर हो रही है और बाहर उसका प्रूफ आने में समय लगता है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे कहते हैं, मैंने प्रैक्टिस की, विजुअलाइजेशन की, ग्रैटिट्यूड किया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, और वे क्वाइटली वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, पेशेंस भी रिवायरिंग का हिस्सा है। डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप एलिवेटेड इमोशन के साथ इंटेंशन सेट करते हैं तो आप क्वांटम पॉसिबिलिटी को सिग्नल भेजते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी को फिजिकल रियलिटी में आने के लिए अलाइनमेंट चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस और बिलीफ एक दिशा में हों। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपके थॉट्स और एक्शंस अलाइंड हैं? आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन मीटिंग में बोलने से बचते हैं। आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूं, लेकिन शेड्यूल फॉलो नहीं करते। यह सिर्फ कहानी नहीं, ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन से कोहेरेंट डेस्टिनी नहीं बनती। डिस्पेंजा लिखते हैं, इनकोहेरेंस ड्रेन्स योर एनर्जी। जब आप एक सोचते हैं, दूसरा फील करते हैं, तीसरा करते हैं, तो ब्रेन कंफ्यूज्ड सिग्नल्स भेजता है, और कंफ्यूज्ड सिग्नल वीक रियलिटी बनाता है। यह लाइन आपको चुभ सकती है। अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट भी क्लैरिटी से करना होगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप कितनी बार हार्फ हार्टेड कोशिश करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा डिसिप्लिन, फिर गैप, फिर गिल्ट,
फिर रिस्टार्ट। यह स्टार्ट स्टॉप पैटर्न आइडेंटिटी को अनस्टेबल रखता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअस एफर्ट बोरिंग लगता है, लेकिन ब्रेन को रेपिटेशन चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं। अब एक और सटल डेंजर, जैसे जैसे आप चेंज करते हैं आपकी पुरानी सोशल आइडेंटिटी चैलेंज होती है। लोग आपको उसी वर्जन में देखना चाहते हैं जिससे वे कंफर्टेबल हैं। अगर आप पहले रिएक्टिव थे और अब काम है, तो कुछ लोग कहेंगे तू पहले जैसा नहीं रहा, और अंदर हल्की सी इनसिक्योरिटी उठेगी, क्या मैं अलग हो गया हूं? ये वही मोमेंट है जहां आपको डिसाइड करना है वैलिडेशन चाहिए या इवोल्यूशन। ईमानदारी से बताइए, क्या आप दूसरों की कंफर्ट के लिए खुद को छोटा रखते हैं? यह सुनना अनकंफर्टेबल है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल अप्रूवल पर डिपेंड रहेंगे तो इंटरनल फ्रीडम नहीं मिलेगी। डिस्पेंजा कहते हैं, व्हेन यू नो लॉन्गर नीड एनीवन्स अप्रूवल यू आर फ्री। मतलब फ्रीडम एक्सटर्नल परमिशन से नहीं आती, वह इंटरनल सर्टेनिटी से आती है। लेकिन इंटरनल सर्टेनिटी प्रैक्टिस से बनती है, डिक्लेरेशन से नहीं। अब किताब एक और गहरी बात सिखाती है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन विदाउट इमोशन। मतलब जब आप स्लिप करते हैं तो खुद को जज मत कीजिए, क्योंकि जजमेंट भी पुरानी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। आपने नोटिस किया होगा, गलती के बाद सेल्फ क्रिटिसिज्म फेमिलियर फील होता है, जैसे हाँ मैं ऐसा ही हूं, और आइडेंटिटी फिर कंफर्म हो जाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह सबकॉन्शियस कंफर्ट है। रिवायरिंग का असली संकेत यह है कि आप स्लिप के बाद जल्दी रिकवर करें। आप ऑब्जर्व करें, एडजस्ट करें, आगे बढ़ें बिना ड्रामा के। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है, जैसे ही थोड़ा सक्सेस आता है ईगो क्वाइटली बोलता है अब तो आ गया, और प्रैक्टिस कम हो जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, ग्रोथ में सबसे बड़ा खतरा कंप्लेसेंसी है। डिस्पेंजा बार कहते हैं, मेंटेन योर स्टेट नो मैटर व्हाट। मतलब मैस्टरी वही है जहां एनवायरनमेंट आपकी स्टेट तय न करे। अब सोचिए, अगर कल अचानक बड़ी अपॉर्चुनिटी आए तो क्या आप रेडी हैं, या अंदर डाउट एक्टिवेट हो जाएगा? यहीं डेस्टिनी डिसाइड होती है, क्योंकि कई बार लाइफ डॉ खोलती है लेकिन आइडेंटिटी रेडी नहीं होती और हम खुद पीछे हट जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर कल आपको वह मिल जाए जिसकी आप कल्पना कर रहे थे, तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? यह सवाल अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। अब जैसे जैसे आइडेंटिटी स्टेबल होगी आपको सटल चेंजेस दिखेंगे, रिएक्शन स्लो होंगी, क्लैरिटी शार्प होगी, इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। लेकिन बाहरी वर्ल्ड हमेशा लिनियर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कभी जंप होगा, कभी पॉज। और यही असली टेस्ट आता है, क्या आप पॉज में भी फेथ रख सकते हैं? क्योंकि अगर आपने पॉज को फेलियर मान लिया तो आप फिर से डाउट में गिर जाएंगे, और डाउट ब्रेन को पुरानी वायरिंग एक्टिवेट करने का सिग्नल देगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी नेक्स्ट लेवल थ्रेशोल्ड है। और अब एक असहज सच्चाई सामने आती है, जब आप सच में इवॉल्व करने लगते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि पुराना वर्जन कभी भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं था, वह सिर्फ फेमिलियर था। और फेमिलियरिटी को छोड़ना फ्रीडम का रास्ता है, लेकिन फ्रीडम जिम्मेदारी मांगती है, और जिम्मेदारी से कई लोग डरते हैं। सवाल बस इतना है, क्या आप अपनी नई आइडेंटिटी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर नहीं तो ब्रेन क्वाइटली फिर उसी वर्जन को सेफ घोषित कर देगा, और आप फिर कहेंगे शायद यही मेरी सीमा है। अब तक आपने बहुत कुछ तोड़ा है, पुरानी रिएक्शंस पकड़ी हैं, इमोशनल एडिक्शन देखी है, ग्रैटिट्यूड रिहर्स किया है, अननोन में कदम रखा है। लेकिन अब एक ऐसी जगह आती है जहां बहुत लोग क्वाइटली वापस लौट जाते हैं और वजह समझ में भी नहीं आती। डॉज और डिस्पेंजा लिखते हैं, मोस्ट पीपल वेट फॉर क्राइसिस बिफोर दे डिसाइड टू चेंज। मतलब ज्यादातर लोग तब बदलते हैं जब दर्द असहनीय हो जाता है, जब रिलेशनशिप टूट जाता है, जब पैसा चला जाता है, जब हेल्थ गिर जाती है। लेकिन अगर आप कॉन्शियस रिवायरिंग कर रहे हैं तो आप क्राइसिस का इंतजार नहीं कर रहे, आप वॉलंटरीली अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, और यही डिफरेंस है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, बिना बाहरी दर्द के डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल है, क्योंकि जब सब ठीक ठाक चल रहा होता है तो पुराना सेल्फ क्वाइटली कहता है इतना काफी है, और आप सेटल करने लगते हैं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपने पोटेंशियल से कम पर समझौता किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कंफर्टेबल था? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे एवरेज को एक्सेप्टेबल मान लेते हैं क्योंकि एवरेज में ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन ग्रोथ भी नहीं है। डिस्पेंजा कहते हैं, इफ यू वांट टू लिव अ न्यू लाइफ यू मस्ट स्टेप इनटू द अननोन। अननोन सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, वह अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। आपने नोटिस किया होगा, जब लाइफ प्रिडिक्टेबल होती है तो बॉडी काम रहती है, लेकिन जब अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती है तो हार्ट रेट बढ़ता है, माइंड कंट्रोल ढूंढने लगता है। यह सुनना अनकंफर्टेबल है, आपका ब्रेन कंट्रोल से ज्यादा सर्टेनिटी का एडिक्ट है, और सर्टेनिटी अक्सर स्टैग्नेशन में मिलती है।
अब किताब यहाँ एक पावरफुल रिमाइंडर देती है, अगर आप रोज कॉन्शियसली एलिवेटेड इमोशन में नहीं जाते तो एनवायरनमेंट आपको डिफॉल्ट सर्वाइवल स्टेट में खींच लेगा। न्यूज, कंपैरिजन, कंपटीशन, फियर, ये सब सर्वाइवल केमिस्ट्री एक्टिवेट करते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपका दिन किस इमोशन में शुरू होता है, फियर या फोकस? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी डेली वायरिंग है। डिस्पेंजा लिखते हैं, द एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली शेपिंग योर ब्रेन। मतलब अगर आप कॉन्शियसली शेप नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट करेगा, और एनवायरनमेंट का एजेंडर ग्रोथ नहीं, सर्वाइवल है। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि इसका मतलब है अगर आपने डिलिबरेट प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप ऑटोमेटिकली रिग्रेशन में चले जाएंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं अब तो काफी प्रोग्रेस हो गई, और प्रैक्टिस ढीली पड़ जाती है, और धीरे धीरे पुरानी वायरिंग फिर फेमिलियर लगने लगती है। अब एक और सटल डेंजर, जैसे जैसे आप नया सेल्फ बनाते हैं आपको बॉर्डम महसूस हो सकता है, क्योंकि ड्रामा कम हो जाता है, रिएक्टिव हाइज और लोज कम हो जाते हैं, और ईगो को ड्रामा पसंद है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। कई बार आप ड्रामा इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि काम स्टेट आपको एम्प्टी लगती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने नोटिस किया होगा जब सब स्मूथ होता है तो माइंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढ लेता है, क्योंकि ओल्ड केमिस्ट्री एक्साइटमेंट और स्ट्रेस की आदि थी। डिस्पेंजा कहते हैं जब आप कोहेरेंट स्टेट में स्टेबलाइज हो जाते हैं तो लाइफ सतल हो जाती है, और सतलती को अप्रिशिएट करना सीखना पड़ता है। लेकिन अगर आपने सतल ग्रोथ को इग्नोर कर दिया तो आप कहेंगे कुछ खास नहीं हो रहा। ईमानदारी से बताइए, क्या आप छोटे इंटरनल शिफ्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं या सिर्फ बड़े एक्सटर्नल रिजल्ट को सक्सेस मानते हैं? यहाँ एक और बड़ा शिफ्ट है, फ्रॉम फोर्सिंग टू अलाउइंग। मतलब आपने इंटेंशन सेट किया, इमोशन अलाइन किया, प्रैक्टिस की, अब लाइफ को रिस्पॉन्ड करने दें। लेकिन अलाउइंग का मतलब लेजीनेस नहीं है, यह ट्रस्ट है। लेकिन ट्रस्ट फ्रैजाइल है। अगर एक दो बार डिले हुआ तो डाउट उठेगा, और डाउट उठते ही इमोशन गिर जाएगा, और इमोशन गिरते ही ब्रेन सर्वाइवल स्टेट में चला जाएगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी नर्वस सिस्टम की डिजाइन है। डिस्पेंजा कहते हैं, द मोर यू प्रैक्टिस बीइंग इन अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड द लेस यू फियर द फ्यूचर। मतलब ग्रैटिट्यूड फियर को डिसॉल्व करता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड तभी डीप होगा जब आप सच में बिलीव करेंगे कि पॉसिबिलिटी रियल है। यह लाइन आपको चुभ सकती है। अगर आप पॉसिबिलिटी पर हाफ बिलीव करते हैं तो रिजल्ट भी हाफ मिलेगा। अब सवाल है, क्या आप फुल कमिटमेंट दे सकते हैं? क्योंकि रिवायरिंग आधे मन से नहीं होती। और अब एक और असहज सच्चाई सामने आती है, जैसे जैसे आप स्टेबल होंगे लाइफ आपको बिगर स्टेज देगी, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिगर विजिबिलिटी, और बिगर विजिबिलिटी के साथ बिगर फियर आएगा। और वही देखेगा कि आपकी न्यू आइडेंटिटी प्रेशर में भी इंटैक्ट रहती है। क्योंकि काम रहना आसान है जब चैलेंज छोटा हो, लेकिन काम रहना तब मुश्किल है जब स्टेक्स बड़े हों। ईमानदारी से बताइए, अगर कल आपकी लाइफ में अचानक बड़ा बदलाव आए तो क्या आप रेडी हैं? यही डेस्टिनी डिसाइड होती है। अगर आपने बॉटम में प्रैक्टिस छोड़ी तो प्रेशर में कलैप्स होगा। अगर आपने बॉटम में डिसिप्लिन बनाए रखा तो प्रेशर में क्लैरिटी आएगी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। मैस्टरी बोरिंग रेपिटेशन से बनती है, ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं। और अब कहानी उस मोड पर है जहां आपको खुद से एक सीधा सवाल पूछना है, क्या आप सच में एवरेज कंफर्ट से ऊपर उठना चाहते हैं या बस इंस्पिरेशन कंज्यूम करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप सिर्फ कंज्यूम करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ब्रेन इसे एंटरटेनमेंट मानकर स्टोर कर देगा, और फिर आपकी लाइफ में कुछ भी फंडामेंटली नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में टिके रहे तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी एक्सटर्नल कैओस से इंडिपेंडेंट हो रही है, और वही इंडिपेंडेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। सवाल बस इतना है, जब अगली बार कंफर्ट आपको बुलाएगा तो क्या आप फिर भी ग्रोथ चुनेंगे या फिर क्वाइटली वापस उसी प्रिडिक्टेबल लूप में चले जाएंगे जहां सब सेफ है लेकिन एक्सपैंडेड नहीं? अब हम उस मोड पर खड़े हैं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं और उससे भी कम लोग टिकते हैं, क्योंकि अब बात मोटिवेशन की नहीं है, डिसिप्लिन की भी नहीं है, अब बात स्टेबिलिटी अंडर प्रेशर की है। डॉजो डिस्पेंजा लिखते हैं, द ट्रू टेस्ट ऑफ चेंज इज वेदर यू कैन मेंटेन योर स्टेट व्हेन लाइफ गेट्स अनप्रेडिक्टेबल। मतलब असली परीक्षा तब नहीं होती जब आप मेडिटेशन में बैठे हों। असली परीक्षा तब होती है जब कोई अचानक आपकी योजना बिगाड़ दे, जब पैसा अटक जाए, जब कोई करीबी आपको ट्रिगर कर दे। यही डेस्टिनी तय होती है। आप सोच रहे होंगे, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर भी प्रेशर में हिल क्यों जाता हूं? क्योंकि प्रेशर आपकी असली वायरिंग को एक्सपोज करता है। जो भीतर डीपली स्टेबल है वही बाहर टिकेगा। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, काम होना और स्टेबल होना अलग चीजें हैं। काम आप मेडिटेशन में हो सकते हैं, स्टेबल आपको केओस में होना पड़ेगा।
अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, जब अचानक कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? पैनिक, ब्लेम, सेल्फ डाउट। अगर पहला रिएक्शन ऑटोमेटिक है तो समझिए सबकॉन्शियस अभी भी डोमिनेंट है। डिस्पेंजा कहते हैं, व्हेन यू रिएक्ट फ्रॉम योर ओल्ड सेल्फ यू रीअफर्म योर ओल्ड फ्यूचर। मतलब हर बार जब आप पुराने पैटर्न से रिएक्ट करते हैं, आप उसी पुराने भविष्य को फिर से चुनते हैं। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि इसका मतलब है कोई बड़ी घटना आपकी किस्मत तय नहीं करती, आपकी छोटी छोटी रिएक्शंस करती हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं बस एक बार रिएक्ट कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है और हर रिएक्शन एक वोट है, पुराने सेल्फ के लिए या नए सेल्फ के लिए। अब सोचिए, आप रोज किसे वोट दे रहे हैं? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी डेली आइडेंटिटी इलेक्शन है। डिस्पेंजा बताते हैं कि जब आप एलिवेटेड स्टेट में स्टेबलाइज हो जाते हैं तो एक्सटर्नल ट्रिगर्स आपको डिस्टर्ब नहीं करते, वे सिर्फ टेस्ट करते हैं। फर्क सटल है लेकिन पावरफुल है। पहले ट्रिगर आपको कंट्रोल करता था, अब ट्रिगर सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। जैसे ही आप थोड़ा स्टेबल होते हैं, ईगो क्वाइटली कहता है अब मैं मास्टर हो गया, और उसी मोमेंट विजिलेंस गिर जाती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। ग्रोथ में सबसे खतरनाक जगह है प्रीमैच्योर कॉन्फिडेंस। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सोचा था अब तो आदत छूट गई, और फिर अचानक वापस गिर गए? क्योंकि ब्रेन एफिशिएंसी चाहता है। अगर आप कंसिस्टेंट रिमाइंडर नहीं देंगे तो वह एनर्जी बचाने के लिए पुराने सर्किट एक्टिवेट कर देगा। अब किताब एक और गहरी बात करती है, आइडेंटिटी इंटीग्रेशन। मतलब आपका नया सेल्फ सिर्फ मेडिटेशन कुशन पर नहीं, ऑफिस में, घर में, रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल डिसीजन में भी दिखना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन में ग्रेटफुल हैं लेकिन ट्रैफिक में अग्रेसिव, तो इंटीग्रेशन अधूरा है। यह लाइन आपको चुभ सकती है, पार्शल चेंज सस्टेनेबल नहीं होता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप कितनी जगहों पर कॉन्शियसली नया सेल्फ मेंटेन करते हैं और कितनी जगहों पर स्लिप को जस्टिफाई कर देते हैं। डिस्पेंजा कहते हैं, द वर्क इज टू बिकम कॉन्शियस ऑफ द अनकॉन्शियस। मतलब जहां आप ऑटोमेटिक हैं वहीं काम करना है। आप सोच रहे होंगे, क्या हर समय कॉन्शियस रहना पॉसिबल है? नहीं, लेकिन अवेयरनेस बढ़ती जाती है। पहले एक ट्रिगर पकड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे ऑटोमेटिक पैटर्न कमजोर होता जाता है। लेकिन यहाँ एक और असहज सच्चाई है, जैसे जैसे आप कॉन्शियस होंगे आप खुद को ज्यादा देखेंगे, और खुद को ज्यादा देखना हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। आप नोटिस करेंगे कि कितनी बार आप वैलिडेशन ढूंढते हैं, कितनी बार कंपैरिजन में गिरते हैं, कितनी बार शॉर्टकट चाहते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। सेल्फ अवेयरनेस ईगो के लिए पेनफुल होती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि वे इंस्पायर्ड रहना चाहते हैं, एक्सपोज नहीं। लेकिन एक्सपोजर ही लिबरेशन की शुरुआत है। डिस्पेंजा लिखते हैं, व्हेन यू नो लॉन्गर इमोशनली रिएक्ट टू योर एनवायरनमेंट यू आर फ्री। मतलब फ्रीडम तब आती है जब एनवायरनमेंट आपकी इमोशनल स्टेट तय नहीं करता। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में फ्री हैं, या अभी भी बाहरी शब्द, हालात, लोगों के बिहेवियर से कंट्रोल हो जाते हैं? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी ऑटोनॉमी है। जैसे जैसे ऑटोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब आप एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हुआ। अब आप जानते हैं कि रिएक्शन चॉइस है और चॉइस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह लाइन आपको थोड़ा डराएगी। अगर रिएक्शन चॉइस है तो आपकी हर इमोशनल गिरावट भी चॉइस है, लेकिन यही एम्पावरमेंट भी है। अब कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। जैसे जैसे आप स्टेबल होते हैं, लाइफ आपको बिगर कैनवस देती है, बिगर विजन, बिगर अपॉर्चुनिटी, और बिगर विजन के साथ बिगर डाउट भी आता है। क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या मैं संभाल पाऊंगा? और यहीं आपकी इंटरनल थर्मोस्टेट फिर टेस्ट होगी। अगर आपने सेल्फ वर्थ कॉन्शियसली एलिवेट नहीं की तो आप सबकॉन्शियसली अपॉर्चुनिटी से पीछे हट जाएंगे, और फिर आप कहेंगे टाइम सही नहीं था। लेकिन सच शायद कुछ और होगा। सवाल बस इतना है, क्या आप सच में अपने एक्सपैंडेड वर्जन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कई बार सबसे बड़ा डर फेलियर का नहीं, सक्सेस का होता है। और अगर आप सक्सेस से डरते हैं तो ब्रेन क्वाइटली आपको सेफ मीडियोक्रिटी में रख देगा, और आप खुद भी नोटिस नहीं करेंगे कि आपने कितना छोटा खेल चुन लिया। अब हम उस आखिरी दहलीज के पास हैं जहां बहुत लोग पहुंचते तो हैं लेकिन पूरी तरह पार नहीं कर पाते। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि दिमाग बदल सकता है या नहीं, सवाल यह है, क्या आप अपने बदले हुए दिमाग के साथ जी सकते हैं? जो डिस्पेंजा लिखते हैं, व्हेन यू बिकम कॉन्शियस ऑफ योर अनकॉन्शियस हैबिट्स यू आर नो लॉन्गर द प्रोग्राम, यू आर द प्रोग्रामर। मतलब जब आप अपने ऑटोमेटिक पैटर्न्स को पहचान लेते हैं तो आप उनका शिकार नहीं रहते, उनके निर्माता बन जाते हैं।
यह सुनने में एम्पावरिंग लगता है, लेकिन यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि प्रोग्रामर होने का मतलब है अब गलती का बहाना नहीं। अब आप कह नहीं सकते मैं ऐसा ही हूं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में प्रोग्रामर की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? क्योंकि प्रोग्रामर होना ग्लैमरस नहीं है। इसका मतलब है रोज चेक करना मैं क्या सोच रहा हूं, क्या फील कर रहा हूं, क्या रिएक्ट कर रहा हूं। और अगर आपने चेक करना छोड़ा तो प्रोग्राम क्वाइटली फिर एक्टिवेट हो जाएगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं अब तो समझ आ गया, अब सब अपने आप होगा, लेकिन ब्रेन ऑटो पायलट पसंद करता है। अगर आपने कॉन्शियस एफर्ट कम किया तो वह पुरानी फेमिलियर वायरिंग को डिफॉल्ट बना देगा। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अवेयरनेस को मेंटेनेंस चाहिए। डिस्पेंजा बार कोहेरेंस की बात करते हैं। जब हार्ट और ब्रेन अलाइंड होते हैं तो आप क्रिएटिव मोड में होते हैं, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस आता है कोहेरेंस टूट जाती है। और स्ट्रेस सटल भी हो सकता है, कंपैरिजन, जेलसी, इंपेशेंस। आपने नोटिस किया होगा कभी छोटी सी सोशल मीडिया स्क्रॉल भी आपकी स्टेट बदल देती है। पहले आप काम थे, फिर कंपैरिजन एक्टिवेट हो गया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी वल्नरेबिलिटी है। अब सवाल है, क्या आप अपनी एनवायरनमेंट सिलेक्शन कॉन्शियसली कर रहे हैं, या जो सामने आ रहा है वही कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ओल्ड इमोशंस ट्रिगर करता रहेगा तो रिवायरिंग स्लो होगी। डिस्पेंजा कहते हैं, अ न्यू पर्सनैलिटी रिक्वायर्स अ न्यू पर्सनल रियलिटी। मतलब अगर आप नया सेल्फ बनाना चाहते हैं तो कुछ एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स भी जरूरी हैं। ओल्ड कॉन्वर्सेशंस, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड स्पेसेस सब आपके ब्रेन को क्यूज देते हैं। ये लाइन आपको चुभ सकती है। अगर आप ओल्ड क्यूज में रहेंगे तो ओल्ड सेल्फ एक्टिवेट होगा। अब ये किरदार नहीं है, ये आप हैं। आप कितनी बार वही म्यूजिक, वही जगह, वही रूटीन रिपीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फीलिंग नई होगी। रिवायरिंग सिर्फ मेडिटेशन रूम में नहीं होती, वह डेली एनवायरनमेंट डिजाइन में भी होती है। लेकिन यहाँ एक और असहज सच्चाई है, जब आप कॉन्शियसली एनवायरनमेंट बदलते हैं तो लोनलीनेस फील हो सकती है, क्योंकि फेमिलियरिटी कम हो जाती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। उन्हें एक्सपेंशन चाहिए, लेकिन आइसोलेशन नहीं। लेकिन एक्सपेंशन का रास्ता थोड़ी दूरी मांगता है, पुराने पैटर्न्स से, पुराने कॉन्वर्सेशंस से, कभी कभी पुराने लोगों से भी। यह सुनना अनकंफर्टेबल है, ग्रोथ सिलेक्टिव बनाती है। डिस्पेंजा लिखते हैं, इफ यू वांट अ डिफरेंट आउटकम यू मस्ट बिकम समवन एल्स। मतलब आप वही रहकर नया फ्यूचर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और समवन एल्स बनने का मतलब है नई इमोशनल बेसलाइन। अब ईमानदारी से बताइए, आपकी इमोशनल बेसलाइन क्या है? डिफॉल्ट में आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं या वरी में? डिफॉल्ट में कॉन्फिडेंस है या डाउट? क्योंकि डिफॉल्ट ही डेस्टिनी है। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं हमेशा कॉन्शियस रह सकता हूं? नहीं, लेकिन बेसलाइन धीरे धीरे शिफ्ट हो सकती है। पहले डिफॉल्ट स्ट्रेस था, अब डिफॉल्ट काम हो सकता है। पहले डिफॉल्ट सेल्फ डाउट था, अब डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यह शिफ्ट तब होगा जब रेपिटेशन बोरिंग हो जाए और फिर भी आप रुके नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, मैस्टरी ग्लैमरस नहीं होती, मोनोटोनस होती है। अब कहानी एक सटल क्लाइमैक्स पर है। जैसे जैसे आप स्टेबल होते हैं, लाइफ आपको मिरर्स दिखाएगी। कुछ लोग इंस्पायर होंगे, कुछ अनकंफर्टेबल होंगे, कुछ दूर हो जाएंगे, और वही मोमेंट आपको चेक करेगा, क्या आप अप्रूवल के बिना टिक सकते हैं? क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी अभी भी दूसरों की प्रतिक्रिया पर डिपेंडेंट है तो रिवायरिंग इनकम्प्लीट है। डिस्पेंजा कहते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप लुकिंग फॉर वैलिडेशन यू स्टार्ट क्रिएटिंग फ्रॉम इंटेंशन। मतलब क्रिएशन तभी प्योर होता है जब अप्रूवल की भूख कम हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप कितनी बार डिसीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, और कितनी बार इसलिए क्योंकि वह आपकी इंटरनल क्लैरिटी से आता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी ऑटोनॉमी की डेप्थ है। और अब एक आखिरी असहज सच्चाई सामने आती है, जैसे आप अपने नए सेल्फ को फुली एक्सेप्ट करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपकी पुरानी आइडेंटिटी धीरे धीरे इरेलीवेंट लगने लगी है। जो बातें पहले ट्रिगर करती थीं, अब उतनी ताकतवर नहीं है। जो फियर्स पहले डोमिनेट करते थे, अब बैकग्राउंड नॉइज जैसे लगते हैं। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही विजिलेंस गिरती है, ऑटो पायलट क्वाइटली वापस आ सकता है। सवाल यह है, क्या आप इस नई आइडेंटिटी को डेली नरिश करेंगे या उसे भी टेम्पररी फेज मानकर छोड़ देंगे? क्योंकि अगर आपने उसे नरिश नहीं किया तो ब्रेन फिर एफिशिएंसी चुनेगा, और एफिशिएंसी अक्सर फेमिलियरिटी में मिलती है। और फेमिलियरिटी वही पुराना लूप है, सेफ, प्रेडिक्टेबल, लेकिन सीमेंट। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या आप सच में अपनी किस्मत को कॉन्शियसली लिखने के लिए तैयार हैं, या फिर सबकॉन्शियस को ही लेखक बने रहने देंगे? अब हम वहां खड़े हैं जहां किताब आपको अकेला छोड़ देती है। नहीं,
इसलिए नहीं कि सफर खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि अब सफर सच में आपका है। जो डिस्पेंजा लिखते हैं, द ग्रेटेस्ट हैबिट यू कैन ब्रेक इज द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। यह किताब की सबसे खतरनाक लाइन है, क्योंकि इसका मतलब है असली दुश्मन बाहर नहीं, वही वर्षन है जिसे आप सालों से मैं कहते आए हैं। और सच बताऊं, यही वह जगह है जहां बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि खुद को छोड़ना ईगो को मरने जैसा लगता है, भले वह सेल्फ आपको एवरेज जीवन दे रहा हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर आपका पुराना वर्जन पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए तो क्या बचेगा? डर, खालीपन या पॉसिबिलिटी? यही असली मोड है। किताब 7 दिन का फ्रेमवर्क देती है, लेकिन 7 दिन चमत्कार नहीं करते। 7 दिन आपको यह दिखाते हैं कि दिमाग प्लास्टिक है, कि न्यूरल सर्किट्स बदले जा सकते हैं, कि इमोशन कॉन्शियसली जनरेट किया जा सकता है, कि ग्रेटिट्यूड सिग्नल है, रिएक्शन नहीं। लेकिन अगर आप 7 दिन के बाद रुक गए तो ब्रेन फिर एफिशिएंसी चुनेगा, और एफिशिएंसी फेमिलियरिटी में मिलती है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, कंसिस्टेंसी के बिना ट्रांसफॉर्मेशन इल्यूजन है। डिस्पेंजा कहते हैं, योर ब्रेन इज अ रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट, बट योर माइंड कैन बी द क्रिएटर ऑफ द फ्यूचर। मतलब ब्रेन हिस्ट्री स्टोर करता है, लेकिन माइंड डायरेक्शन चुन सकता है। अब सवाल है, क्या आप रोज डायरेक्शन कॉन्शियसली चुनेंगे? क्योंकि अगर नहीं, तो हिस्ट्री डिफॉल्ट बन जाएगी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपका डेली इलेक्शन है। आप हर सुबह वोट देते हैं, पुराना सेल्फ या नया सेल्फ, फियर या पॉसिबिलिटी, रिएक्शन या रिस्पॉन्स, और हर वोट न्यूरल पाथवे मजबूत करता है। यही ज्यादातर लोग क्वाइटली हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, मैंने कोशिश की थी, लेकिन कोशिश हाफ हार्टेड थी, और ब्रेन ने उसे एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट किया, आइडेंटिटी की तरह नहीं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप चेंज को ऑप्शनल रखेंगे, तो ब्रेन उसे ऑप्शनल ही रखेगा। अब एक आखिरी गहरी सच्चाई, ट्रांसफॉर्मेशन कोई हाई मोमेंट नहीं है, वह साइलेंट शिफ्ट है। आप नोटिस करेंगे, पहले जहां पैनिक होता था, अब पॉज है। पहले जहां कंपैरिजन था, अब क्लैरिटी है। पहले जहां रिजेंटमेंट था, अब न्यूट्रलिटी है। ये फायरवर्क्स नहीं है, ये सटल रिवायरिंग है। लेकिन डेंजर अभी भी है, क्योंकि सटल ग्रोथ ड्रामेटिक नहीं होती, और ईगो को ड्रामा पसंद है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। वे कहते हैं कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हुआ, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अक्सर ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के पीछे छिपा होता है। डिस्पेंजा लिखते हैं, द अननोन इज वेयर यू रीइन्वेंट योरसेल्फ। मतलब अगर आप नोन में रहेंगे तो नोन रिजल्ट मिलेगा। अननोन में अनसर्टेनिटी है, लेकिन क्रिएशन भी वही है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अनसर्टेनिटी टॉलरेट कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप हर बार सर्टेनिटी ढूंढेंगे तो सर्वाइवल स्टेट एक्टिवेट होगी, और सर्वाइवल स्टेट एक्सपेंशन को लिमिट करती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी नेक्स्ट लेवल थ्रेशोल्ड है। आपने सीखा कि इमेजिनेशन रिहर्सल है, कि एलिवेटेड इमोशन फ्यूल है, कि फॉरगिवनेस न्यूरोलॉजिकल नेसेसिटी है, कि ग्रेटिट्यूड सिग्नल है, कि सरेंडर कंट्रोल छोड़ना नहीं, ट्रस्ट बनाना है। लेकिन अब आखिरी टेस्ट है इंटीग्रेशन। क्या आपका नया सेल्फ सिर्फ मेडिटेशन में है या डेली लाइफ में भी? क्या आपका नया सेल्फ सिर्फ वर्ड्स में है या डिसीजंस में भी? क्या आपका नया सेल्फ सिर्फ होप है या हैबिट बन चुका है? क्योंकि डेस्टिनी हैबिट से बनती है, होप से नहीं। ये लाइन आपको चुभेगी। अगर आपका नया सेल्फ अभी भी एफर्ट जैसा फील होता है, तो प्रैक्टिस जारी रखनी होगी, और अगर वह नेचुरल लगने लगा है, तो विजिलेंस जारी रखनी होगी। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आप डिसाइड करेंगे कि यह किताब इंस्पिरेशन थी या इंस्ट्रक्शन। आप डिसाइड करेंगे कि 7 दिन एक्सपेरिमेंट थे या बिगिनिंग। आप डिसाइड करेंगे कि ब्रेन डिफॉल्ट पर रहेगा या कॉन्शियसली प्रोग्राम्ड होगा। और सच बताऊं, किस्मत कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, वह रिपीटेड थॉट्स, रिपीटेड इमोशंस और रिपीटेड एक्शंस का कॉम्पाउंड इफेक्ट है। अगर आपने थॉट बदला, इमोशन बदला, एक्शन बदला, तो कॉम्पाउंड भी बदलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ सुना और अप्लाई नहीं किया, तो कॉम्पाउंड वही रहेगा। अब आखिरी सवाल, जब अगली बार लाइफ आपको ट्रिगर करेगी, जब अगली बार डाउट उठेगा, जब अगली बार कंफर्ट आपको बुलाएगा, तब आप कौन होंगे? पुराना वर्जन जो सेफ है, प्रिडिक्टेबल है, फेमिलियर है, या नया वर्जन जो कॉन्शियस है, अनसर्टन है, लेकिन क्रिएटर है? क्योंकि उसी मोमेंट में आपकी किस्मत क्वाइटली लिखी जाएगी। और शायद असली बात यह है, किस्मत कभी फिक्स थी ही नहीं, वह हर दिन, हर रिएक्शन, हर बिलीफ के साथ रीराइट हो रही है। सवाल बस इतना है, कल सुबह जब आप उठेंगे, तो क्या आप फिर से वही आप बनेंगे, या पहली बार सच में नया?